सर, हम लोग सीधे ऑफिस जा रहे हैं। रोहित ने रिव्यू मिरर में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। वो इस वक्त ड्राइव कर रहा था और सिद्धार्थ पैसेंजर सीट पर अपनी आंखें बंद किए बैठा खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने जवाब दिया, हाँ, गाड़ी सीधे ऑफिस की तरफ ले चलो। कल रात जो भी चीजें हमने डिस्कस की थी उसे अभी से तुम हैंडल कर रहे हो, और हाँ, अपने साथ लॉयर को भी ले जाना। ओके सर। रोहित ने ड्राइविंग पर फोकस करते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ की आंखों के सामने बार बार कल रात की चीजें ही घूम रही थी। सोनल को टच करने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका एहसास उसके हाथों में बस गया हो। बार बार हाथ को ठंडे पानी से वॉश करने के बाद भी उसे अपने हाथों पर वही गर्माहट महसूस हो रही थी जो सोनल को मसाज देते टाइम हो रही थी। आज वो अपनी BMW के बजाय दूसरी कार लेकर ऑफिस के लिए निकला था। ऐसा नहीं था कि वो उस कार को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अच्छी तरह साफ करने के बावजूद उसे लग रहा था कि कहीं अगर गलती से उस कार में कल रात का कोई निशान छूट गया हो तो रोहित उसे तुरंत नोटिस कर लेगा। उसने एक बार बेचैनी से पूरी कार को देखा और फिर रोहित को ऑर्डर देते हुए बोला, जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाए तो कार को ले जाकर सीट के कागज चेंज करवा देना, एंड जस्ट चेंज इट टू ब्लैक। रोहित ने शॉक होते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा। अब चेंज करवा दूं, वो भी ब्लैक में? हाँ, सिद्धार्थ ने सिंपल सा जवाब दिया। जहां तक रोहित को याद था, सिद्धार्थ को ये गाड़ी खरीदे हुए अभी मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। इतनी जल्दी सीट कागज चेंज करवाने की जरूरत क्यों आ गई? लेकिन सर, आपको तो ब्लैक इंटीरियर्स पसंद नहीं है, तो फिर आज अचानक? रोहित ने पूरी कोशिश की। उसे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सचमुच सिद्धार्थ कार की सीट कवर्स ब्लैक में चेंज कराना चाहता था। सिद्धार्थ के पास जितनी भी कार्स थी ना, सबका इंटीरियर लाइट कलर था। उसने खुद ही कहा था कि उसे ब्लैक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके हिसाब से इस रंग में चीजें एकदम ओल्ड फैशन नजर आती हैं, और आज वो खुद ही कह रहा था कि उसे अब अपनी कार का इंटीरियर ब्लैक कलर में चाहिए। ये सुनकर रोहित का शॉकिंग स्टेट में जाना ऑब्वियस था। आज अचानक मुझे ब्लैक कलर से प्यार हो गया है, और कुछ पूछना है तुम्हें? सिद्धार्थ ने नाराजगी से रोहित की तरफ देखते हुए पूछा। बाय द वे, सिर्फ यही कार नहीं, मेरे पास जितनी भी गाड़ियां हैं सब लेकर जाओ और उन सब के सीट कवर्स चेंज करवाकर उनकी जगह ब्लैक कवर्स लगवा दो। रोहित को यह ऑर्डर देने के बाद सिद्धार्थ खुद को टेंशन फ्री फील कर रहा था। आगे से फिर कभी अगर सोनल के सामने ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो एटलीस्ट कार में बैठते हुए उसे उतना ऑकवर्ड फील नहीं होगा जितना उसे कल रात हो रहा था। मगर उसकी बात सुनकर रोहित का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। सारी गाड़ियों के सीट कवर्स चेंज करवा दूं? आखिर आज सुबह सुबह सर को ये क्या हो गया है? मन ही मन वो परेशानी से सोच रहा था। ऐसे बेकार के रिएक्शंस देना बंद करो रोहित। जितना काम मैंने तुम्हें दिया है वो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके? अब ओके सर, रोहित ने परेशानी से अपना सिर झुकाते हुए कहा। वैसे भी उसके पास सिद्धार्थ की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन भी क्या था? आफ्टर ऑल, बॉस इज ऑलवेज राइट। आप कहीं तो कपूर मैंशन में जो गाड़ियां रखी हैं उनके भी सीट कवर्स चेंज करवा दूं क्या? रोहित ने खिसियाते हुए पूछा। उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी वो गाड़ियां कम ही यूज में आती हैं, इसलिए मैंने तुमसे जितना कहा है उतना ही करो। एक्स्ट्रा दिमाग यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद रोहित ने कहा, अब सर, सारी इन्फॉर्मेशन रेडी हो चुकी है, आज जो भी है सब सामने आ जाएगा। इतना कहकर वो एक पल के लिए रुका और फिर हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन अगर वहां ऑक्शन होगा तो पॉसिबली उसका कॉस्ट हमारे डायरेक्ट एक्विजिशन से कहीं ज्यादा होगा। आर यू श्योर यू वोंट कंसीडर एन एक्विजिशन? मुझे पैसों की परवाह नहीं है, सिद्धार्थ ने लापरवाही से कहा, लेकिन उन धोखेबाजों को और पैसे देना अब मुझे मंजूर नहीं है। उसका जवाब सुनकर रोहित के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। सर, हमने जो इन्फॉर्मेशन रेडी की है, अगर वो हमने हैंड ओवर कर दी तो उन्हें वैसे भी कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। इस बार सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। खिड़की के बाहर तेजी से पीछे जाते नजारों को देखते हुए अब वो काफी रिलैक्स फील कर रहा था। अब जो वो करने जा रहा था ना, उसके बारे में सोचकर उसे अपने दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ कम होता हुआ महसूस हो रहा था। अब अरे हाँ रोहित, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा हाउसकीपर हो तो बताना, मुझे मेरे घर के लिए चाहिए। कल रात उसने अपने हिसाब से तो सोनल का काफी अच्छे से ख्याल रखा था, लेकिन अब वो और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। सो उसने डिसाइड किया था कि घर में एक हाउसकीपर होनी चाहिए जो हर वक्त सोनल का ख्याल रख सके। दूसरी तरफ रोहित को सिद्धार्थ की बात सुनकर दूसरा झटका लगा था। आज सर को क्या हो गया है? पहले कार का इंटीरियर चेंज करके ब्लैक करने को कहा, और अब उनको अपने घर के लिए हाउसकीपर भी चाहिए। अब उन्हें तो अपने घर में किसी की भी प्रेजेंस पसंद ही नहीं है ना, तो फिर अचानक वो किसी स्ट्रेंजर को अपने घर में एंटर करवाने के लिए कैसे राजी हो गए? मगर इस बार सिद्धार्थ की जान से बचने के लिए उसने अपने सारे थॉट्स को अपने दिमाग के ही अंदर रहने दिया और उसके मुंह से बस एक छोटा सा जवाब निकला, ओके सर। और हाँ, हाउसकीपर एक्सपीरियंस होनी चाहिए और साथ में वेल मैनर्ड भी। जो सिद्धार्थ कहना तो चाहता था कि जो खासकर सोनल का ध्यान रख सके, लेकिन रोहित के सामने ऐसा कहने पर वो इसका कुछ और ही मतलब निकाल लेता। सो उसने खुद को करेक्ट करते हुए कहा, जो लोगों का अच्छी तरह से ध्यान रखना जानती हो, और पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो जितनी भी सैलरी चाहे मैं देने को तैयार हूँ। ओके सर, आप जैसी चाहते हैं मैं वैसे ही हाउसकीपर आपको लाकर दूंगा। अब आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, रोहित ने स्माइल करते हुए कहा। और हाँ, फैशन हब में कॉल करके कह देना कि आज सोनल काम पर नहीं आ पाएगी। कोई भी अच्छा सा बहाना बना देना उसके लिए। ओके? सिद्धार्थ ने अब अपने मोबाइल के ऊपर फोकस करते हुए कहा। उसने सोनल का नंबर निकाला और उसे मैसेज कर दिया, मैंने आज तुम्हारी लीव की एप्लीकेशन दे दी है, आज काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, घर पर रहकर आराम करना। उस मैसेज भेजने के बाद उसने पीछे की तरफ झुकते हुए सीट से अपना सिर टिका दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के मेन ऑफिस में इस वक्त कुंदन लाल मेहता अपने केबिन में परेशानी से बैठा हुआ था। इन कुछ ही दिनों में उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई थी। कुछ दिनों पहले तक खुशमिजाज और एक एनर्जेटिक रहने वाला कुंदन लाल फिलहाल किसी बेजान स्टैच्यू की तरह अपनी जगह पर बैठा हुआ था। उसके ऑफिस के बाहर से वर्कर्स का शोर सुनाई दे रहा था। लोगों ने गुस्से में आकर उसके ऑफिस में तोड़फोड़ मचा दी थी। दरअसल ये सारे वर्कर्स अपनी सैलरी के लिए उसके ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसने अपने ऑफिस केबिन का दरवाजा बंद कर रखा था ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिलहाल उसके सामने केवल उसका पर्सनल सेक्रेटरी खड़ा था। अब सर, अब क्या करना है? सेक्रेटरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। सारे दरवाजे लॉक्ड है ना? कुंदन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। यस सर, मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुलवा दिया है, डोंट वरी, यहाँ तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। सेक्रेटरी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कुंदन ने अपने हाथों को डेस्क पर टिकाते हुए दोनों हाथों के बीच अपना चेहरा छिपा लिया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, हमारी इतनी बड़ी कंपनी अचानक बैंकरप्ट हो गई है। सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रहा था वो उसकी इस बात का क्या जवाब दे। फिलहाल तो वो बस उसे तसल्ली ही दे सकता था। सो उसने उसे एनकरेज करने की कोशिश करते हुए कहा, सर आपको ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से कमबैक करेगी। उसकी बातें सुनकर कुंदन ने अपने चेहरे पर से अपना हाथ हटाते हुए उसकी तरफ देखा। कमबैक? उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक सी स्माइल आ गई थी। तुम्हें अब भी लगता है कि हम कमबैक कर सकते हैं? सेक्रेटरी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, सो चुप रहा। कुंदन ने एक बार नजरें घुमाकर पूरे ऑफिस की तरफ देखा और उसके मुंह से हताशा से भरी एक गहरी सांस निकल गई। जब मैंने मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का चार्ज अपने हाथ में लिया था तब ये कंपनी अपनी बुलंदियां छू रही थी। मैंने इसे और आगे बढ़ाकर इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये कंपनी मेरे ही हाथों में खत्म हो जाएगी। ये कहते हुए कुंदन की आवाज में दर्द छलक रहा था। आज सुबह जैसे ही कुंदन ऑफिस पहुंचा, एक लीगल नोटिस पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। जो आदमी उसके लिए नोटिस लेकर आया था उसने वहां सबके सामने अनाउंस कर दिया था कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने कर्जे चुकाने में और किसी भी मैच्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए पे कर पाने में एबल नहीं है, इसलिए आज से इसे बंद किया जा रहा है। इसके साथ मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का कैपिटल चेन उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। इतने सालों की मेहनत से खड़ी की हुई कंपनी आज खत्म हो गई थी। इतने सालों से इस कंपनी को संभालते हुए कुंदन मेहता ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन इस बार जो सिचुएशन वो फेस कर रहा था ना, वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल थी। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज बैंकरप्ट हो गई है। हम सब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। कैन यू बिलीव इट? कुंदन ने अपने सीने में उठ रहे दर्द को दबाते हुए कहा। मगर जब उसके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया तो उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने सामने डेस्क पर पड़े सारे सामान को जमीन पर फेंक दिया। एक तेज आवाज कमरे में गूंजी और इसी के साथ सेक्रेटरी घबराकर अपनी जगह से 2 कदम पीछे हट गया। सारा सामान उस ऑफिस के केबिन के फर्श पर बिखर गया था। सर प्लीज खुद को संभालिए सर। सेक्रेटरी ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर कुंदन ने बिना उसकी तरफ देखे ही रूखी आवाज में कहा, तुम भी जा सकते हो, अब तुम्हारे लिए भी यहाँ कुछ नहीं रखा है। मैं अब तुम्हें और सैलरी नहीं दे पाऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपने सेक्रेटरी की तरफ पलटा, जो अपने चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन लिए उसी की तरफ देख रहा था। आई एम सॉरी, इतने सालों तक तुमने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुंदन ने अफसोस के साथ उसे देखते हुए कहा। सोनल आज काफी देर तक सोती रह गई थी। अलार्म बजने की आवाज के साथ ही उसकी नींद खुली। वो तो अपना मोबाइल ऑफ कर अभी और सोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन की तरफ नजर डाली, उसे वहां पर सिद्धार्थ का मैसेज नजर आया। सिद्धार्थ ने आज उसे घर पर रहकर आराम करने को कहा था। हालांकि उसमें स्पेशल कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ना जाने सोनल कितनी देर तक उसके मैसेज को स्माइल करते हुए देखती रही। कल रात को सिद्धार्थ ने जितने एफर्ट्स उसके लिए किए थे ना, उसके बाद उसके पेट का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। हालांकि आजकल फैशन हब में काम बहुत ज्यादा था, ऐसे में वहां से छुट्टी लेना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मना करने के बाद अब उसने डिसाइड किया कि वो आज घर पर ही रहेगी। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आ गई। उसने सोचा जल्दी से अपने खाने के लिए कुछ बना भी लेगी, लेकिन जैसे ही उसने किचन में कदम रखा, वो एकदम से सरप्राइज हो गई। सोनल ने परेशानी से भरकर किचन की तरफ देखा, जो फिलहाल किसी बैटलफील्ड की तरह नजर आ रही थी। किचन के सारे कैबिनेट्स के दरवाजे खुले हुए थे। जितने भी बर्तन उसने अच्छे तरीके से साफ करके और अरेंज करके रखे थे, ऑलमोस्ट वो सारे ही इस वक्त बाहर निकले हुए थे, जैसे यहाँ कोई 20-25 लोगों के लिए डिनर रेडी किया गया हो। किचन प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे अदरक के पीसेस और गुड़ के टुकड़े पड़े हुए थे। ये सब देखने के बाद सोनल को जोर की हंसी आने लगी थी। सिर्फ एक चाय बनाने के लिए सिद्धार्थ ने पूरी किचन की हालत कर दी थी। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि कल रात को जब वो यहाँ किचन में आया होगा, तब उसकी क्या हालत रही होगी। सबसे पहले उसने पूरी किचन की अच्छे से सफाई की और फिर अपने लिए एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाया। अब घर में ज्यादा कुछ करने को था नहीं, तो वो कुछ ही देर में बोर होने लगी थी। कुछ सोचकर वो वापस अपने रूम में गई और वहां से अपनी स्टडी मटेरियल्स, ड्राइंग पेपर, ब्रश और कलर्स ले आई। उन मटेरियल्स में उसने काफी सारे आइडियाज नोट कर रखे थे। उनके हिसाब से ही उसने ड्राइंग करनी शुरू कर दी। साथ में वो अपनी इमेजिनेशंस भी यूज करती जा रही थी। जब सारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई तो उसने उन सबको बारी बारी से देखा। ड्राइंग्स वाकई काफी अच्छी बनी थी। सिद्धार्थ ने वैसे तो आज घर पर ही रहकर ड्राइंग्स को देखने के बाद सोनल के लिए घर पर रुकना मुश्किल हो रहा था। काफी अच्छी बनी थी। सिद्धार्थ ने वैसे तो उसे आज घर पर ही रहकर आराम करने को कहा था, लेकिन उन ड्राइंग्स को देखने के बाद सोनल के लिए घर पर रुकना मुश्किल हो रहा था। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने डिसाइड किया कि वो इसी समय फैशन हब जाकर वहां अपनी डिजाइन सबमिट करना चाहती थी। लेकिन मुश्किल ये थी कि पंक्ति इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थी। फैशन हब की तरफ से फैशन शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए वो इस वक्त फ्रांस में थी, इसलिए सोनल ने डिसाइड किया कि वो ये डिजाइन्स पहले लवली को ही दिखा देगी। फैशन हब पहुंचकर वो सीधे लवली के केबिन की तरफ चली गई। लवली उस वक्त ऑफिस में ही थी। उसने लवली के केबिन के बाहर खड़े होकर डोर को नॉक किया। कम इन। अंदर से लवली की आवाज आई। हाउ आर यू मैम? सोनल ने अंदर आते हुए पूछा। लवली ने बस उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। उसके डेस्क के सामने खड़ी होकर अपनी बात कहते हुए सोनल बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी, मगर फिर भी उसने तय कर लिया था कि आज वो यहाँ जो करने आई है ना, वो करके ही जाएगी। कल रात जो कुछ भी हुआ था ना, उसके बाद उसने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो खुद को हर दिन और बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। अगर सिद्धार्थ उसके लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो क्या वो उसके लिए खुद को बेहतर नहीं बना सकती? अपनी नर्वसनेस को इग्नोर करते हुए उसने लवली से कहा, मैम मैं फैशन हब में कुछ दिनों बाद जो फैशन शो होने जा रहा है, उसके बारे में बात करना चाहती थी। क्या आप लोगों ने उस फैशन शो के लिए सारे आउटफिट्स सिलेक्ट कर लिए हैं? लवली अभी भी आराम से फैशन मैगजीन के सारे पन्ने पलटने में बिजी थी, लेकिन सोनल की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए सोनल की तरफ देखा। Why are you asking this? जाहिर है वो सोनल के सवाल से खुश नहीं लग रही थी। सोनल पहले तो बहुत घबरा रही थी, मगर फिर उसने अपनी आवाज में थोड़ा कॉन्फिडेंस लाते हुए जवाब दिया। मैम आपको तो पता ही है, मैं भी डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरे पास भी कुछ आइडियाज थे जिन्हें मैंने ड्रॉ किया है। मैं जानती हूँ मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ मेरी खुशी के लिए क्या आप प्लीज इन्हें एक बार देखेंगी? सोनल ने बड़ी उम्मीद के साथ रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अगर आप लोगों ने अभी तक सारे आउटफिट सिलेक्ट नहीं किए हैं और आपको मेरे डिजाइन अच्छे लगते हैं, तो क्या प्लीज उन्हें अपने फैशन शो में जगह दे सकती हैं? सोनल ने फैशन हब में जॉब सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट की थी ताकि यहाँ से वो कुछ सीख सके और अपने पैशन को फॉलो कर सके। फिलहाल जो फैशन शो यहाँ पर होने वाला था ना, ये सोनल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी खुद को साबित करने के लिए। लवली ने अब मैगजीन को डेस्क पर सरकाते हुए थोड़ी दिलचस्पी काफी कम था, लेकिन फिर भी सोनल के माथे पर पसीना आने लगा था। सोनल ने जो ड्राफ्ट पेपर्स लवली को दिए थे ना, वो लवली बहुत गौर से चेक कर रही थी। करीब 10 मिनट तक सारे पेपर्स को अच्छी तरह चेक करने के बाद उसने सोनल की तरफ देखा। तुम्हारे डिजाइन तो काफी अच्छे हैं सोनल। इट्स बोल्ड एंड ट्रेंडी। सबसे अच्छी बात यह है कि कॉमन लोग इसे खुद के साथ जोड़ पाएंगे। सो पर्सनली आई रियली अप्रिशिएट योर डिजाइन्स। तुम अभी फ्रेशर हो और बिना एक्सपीरियंस के ही इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये वाकई तारीफ के काबिल है। गुड। लवली के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर सोनल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे तो खुद ही अपने ऊपर यकीन नहीं था कि वो सचमुच इतने अच्छे डिजाइन भी बना सकती है। कंफर्म करने के लिए उसने एक बार फिर पूछा, तो क्या मेरे डिजाइन सेलेक्ट हो गए मैम? लवली ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, यू रियली डिड अ गुड जॉब, कीप इट अप। थैंक यू सो मच मैम। सोनल ने खुशी के मारे लगभग उछलते हुए कहा। आज किसी ने उसके काम की तारीफ की थी, ये उसके लिए सचमुच बहुत बड़ी बात थी। अब उसे भी कुछ यकीन होने लगा था कि जल्दी ही वो भी अपना नाम और अपनी एक अलग पहचान बना सकेगी। लेकिन सोनल, मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं, लेकिन फैशन शो के लिए सारी ड्रेसेस ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी हैं।
तो पॉसिबल है कि हम तुम्हारे डिजाइन को इस बार के फैशन शो में जगह नहीं दे पाएंगे। लवली ने उसे खुश देखकर स्माइल करते हुए कहा, इट्स ओके मैम, आई अंडरस्टैंड। आपको मेरे डिजाइन अच्छे लगे, मेरे लिए वही बहुत है। सोनल ने खुशी से भरकर जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है अगर वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाई? अभी तो उसके सामने बहुत लंबा करियर था। अगर वाकई उसके अंदर टैलेंट है ना, तो वो आगे चलकर इससे भी अच्छे और नए डिजाइन क्रिएट कर सकती है, और लोग इसके लिए उसे चांस भी जरूर देंगे। ओके, अभी तुम जा सकती हो। पंक्ति जब फ्रांस से वापस आ जाएगी तो उसे मैं तुम्हारे सारे डिजाइन दिखा दूंगी। कहते हुए लवली ने एक बार फिर से अपनी मैगजीन उठा ली थी। ओके थैंक यू मैम। कहते हुए सोनल लवली के केबिन से बाहर निकल गई। खुशी के मारे सोनल के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज उसे पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भी कोई वैल्यू है और वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती है। उसका मन हो रहा था चिल्ला चिल्लाकर सबके साथ अपनी खुशी शेयर कर सके। जैसे ही वो लवली के केबिन से बाहर आई, साशा अपने हाथों में पानी का ग्लास लिए उसके पास आ गई। क्या बात है सोनल, तुम आज यहाँ कैसे? अरे मुझे तो किसी ने बताया था कि तुम आज ऑफिस नहीं आने वाली हो। लवली से मिलने आई थी, कुछ खास काम था क्या? अरे नहीं, कोई खास बात नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही उससे मिलने चली आई थी। सोनल ने उसे टालने के लिए कह दिया। ओके। साशा ने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया, अब वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि आज रात हम सब। साशा ने कुछ कहने की कोशिश की मगर तभी सोनल का फोन बजने लगा और उसकी बात अधूरी रह गई। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। कहते हुए सोनल कॉल रिसीव करते हुए वहां से निकल गई। सोनल ने फैशन हब से निकलने के बाद बस ले ली थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो खुशी उसके चेहरे पर नजर आ रही थी ना, वो अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब परेशानी ने ले ली थी। बस में बैठी वो चुपचाप खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। फैशन हब से निकलते वक्त उसे आलिया का कॉल आया था। आलिया ने उसे जो कुछ भी फोन पर बताया था उसे सुनकर वो एकदम से बेचैन हो गई थी। घर से काफी पहले उसने बस एक स्टॉप पर रुकवाई और वहां से उतर गई। यहाँ से मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेन ऑफिस मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर था, मगर वहां तक जाने में उसे करीब 20 मिनट लग गए थे। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के एंट्रेंस के सामने खड़े होकर उसने एक बार पूरी बिल्डिंग के ऊपर एक सरसरी सी नजर डाली। बाहर से तो वो एकदम शांत नजर आ रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे कोई तूफान हिलोरे ले रहा था। जब से नलिनी और पायल ने उसे घर से निकाला था ना, उसके बाद से उसे यहाँ आने का मौका एक बार भी नहीं मिला था। आज काफी लंबे वक्त के बाद वो इस ऑफिस के सामने खड़ी थी, मगर अब वहाँ पहले जैसी रौनक बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा पसरा हुआ था। ग्लास डोर के पीछे सारी चीजें बिखरी हुई सी नजर आ रही थी, जैसे अभी अभी वहाँ कोई तोड़फोड़ करके गया हो। सोनल चुपचाप वहाँ खड़ी थी। हर थोड़ी देर पर कोई ना कोई वहाँ से बाहर निकलता हुआ दिख जाता था। किसी के चेहरे पर गुस्सा था तो किसी के चेहरे पर टेंशन। इस कंपनी के बंद हो जाने से ना जाने कितने लोग जॉबलेस होने वाले थे। अगर आज आलिया ने उसे कॉल करके नहीं बताया होता तो शायद उसे तो कभी पता ही नहीं चलता कि उसके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से जिस कंपनी को खड़ा किया था वो आज बैंकक्रप्ट हो गई है। वो हमेशा से चाहती थी कि सिद्धार्थ इस कंपनी को वापस पाने में उसकी हेल्प करे। इनफैक्ट उनकी शादी की कंडीशन भी यही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा करने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। शाम के 4 बज चुके थे। सूरज की रोशनी में अब भी तपिश बाकी थी, मगर सोनल के ऊपर जैसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिल में इस वक्त सैडनेस और इमोशंस की जो लहरें उठ रही थी ना, उनके बीच उसे दूसरी कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। वो अब भी वैसे ही अपनी जगह खड़ी उस बिल्डिंग की तरफ देख रही थी। तभी एंट्रेंस का गेट खुला और अंदर से 2 एम्प्लॉइज बातें करते हुए बाहर निकले। मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी कंपनी अचानक बैंकक्रप्ट हो गई है, एक ने कहा। उसकी बात पर दूसरे ने भी अग्री करते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे भी इस बात की हैरानी है। मुझे तो अभी यहाँ ज्वाइन किए सिर्फ 3 महीने हुए थे। कितना कुछ करने की प्लानिंग कर रखी थी मैंने, अभी तो कोई टास्क ठीक से पूरा नहीं हो पाया था और उससे पहले ही कंपनी बंद हो गई। पता नहीं बेचारे मिस्टर मेहता कैसे ये सिचुएशन हैंडल कर पा रहे होंगे। पहले एम्प्लॉय ने थोड़ा अफसोस के साथ कहा, अरे तुम्हें अभी उसके लिए बुरा लग रहा है जबकि इतने महीनों से उसने एक भी वर्कर को सैलरी नहीं दी है। अरे वो तो और खुश हो रहा होगा कि अब से उसे किसी को पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरे एम्प्लॉय ने नाराजगी जताते हुए कहा, सही कहा तुमने, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज में अब वो पहली वाली बात नहीं रह गई। मैंने अपने कई साल इस कंपनी को दे दिए, लेकिन फिर भी आज कंपनी को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मेरी तो करीब 6 महीने की सैलरी पेंडिंग है, पहले वाले ने थोड़े अफसोस के साथ कहा। और क्या, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैंने ये कंपनी ज्वाइन की थी। इसकी जैसी बेकार कंपनी मैंने आज तक नहीं देखी। सारे वर्कर्स की बददुआ लगेगी इसे, कभी वापस खड़ी नहीं हो पाएगी ये कंपनी। दूसरे एम्प्लॉय ने नफरत से भरी आवाज में कहा। उनकी बातें सुनकर सोनल के अंदर गुस्से की एक लहर सी उठने लगी थी। आज उसके पेरेंट्स की मेहनत और ईमानदारी से खड़ी की गई कंपनी के बारे में लोग कैसी बातें कर रहे हैं। जब उसके पेरेंट्स की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी उस वक्त वो बहुत छोटी थी। उसके अंकल कुंदन लाल मेहता की उस वक्त मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में कुछ हिस्सेदारी थी, इसलिए उस वक्त कंपनी को संभालने का जिम्मा कुंदन लाल मेहता को दे दिया गया था। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफी अच्छा काम भी किया था। उसने भी अपने अंकल पे पूरा विश्वास किया और कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया। सब कुछ उनके जिम्मे छोड़कर वो पूरी तरह बेफिक्र हो गई थी। मगर जब उन लोगों ने उससे उसका सब कुछ छीनकर उसे धक्के मारकर उसी के घर से बाहर निकाल दिया, तब जाकर उसकी आंखों पर बड़ा ये पर्दा हटा। मगर फिर भी उसे एक उम्मीद थी कि एक दिन वो अपना सब कुछ उन लोगों से वापस पा लेगी। ये उसका बचपन का सपना था कि अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वो खुद मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालेगी और उसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। मगर आज उसका वो हर सपना टूट गया था। उसके कुछ भी कर पाने से पहले ही ये कंपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच गई थी। बस से यहाँ तक आने के दौरान रास्ते में उसने इंटरनेट पर सर्च कर कंपनी से रिलेटेड सारे डेटा चेक किए थे। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज एक लंबे समय से लॉस में जा रही थी। उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो चुका था। कर्ज ना चुका पाने की वजह से ही आज कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी। सोनल को नहीं पता था कि उसकी कंपनी के ऊपर कितना कर्जा था, लेकिन जो हालात थे वो ये बताने के लिए काफी थे कि वो कोई छोटी मोटी रकम तो बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में अब सिर्फ एक ही इंसान उसकी हेल्प कर सकता था, सिद्धार्थ। लेकिन वो उससे हेल्प कैसे मांग सकती थी? मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज पर अब उसका कोई हक नहीं था। अब उसका ओनर कुंदन लाल मेहता था, तो किसी और की कंपनी को बचाने के लिए सिद्धार्थ उसकी हेल्प क्यों करता? सोनल के मन में अब बस यही एक उम्मीद बची थी कि अगर वो सचमुच किसी दिन अपने दम पर कुछ कर सकी तो एक दिन वापस अपने पेरेंट्स की कंपनी को खड़ी करेगी। अपने पेरेंट्स के सपने को वो इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकती थी? अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कभी भी आगे बढ़ने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया था। हमेशा उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से काम किया था और सोनल को भी हमेशा यही सिखाया था। जब तक वो जिंदा थे मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम लोग पूरी रिस्पेक्ट के साथ लिया करते थे, लेकिन आज उसे उसकी कंपनी के बारे में इतनी कड़वी बातें सुनने को मिल रही थी। ये सब सोनल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने गुस्से और आंसुओं को अपने अंदर दबा कर रखा हुआ था। अगर एक बार भी वो अपने अंकल की फैमिली का असली चेहरा देख पाती ना तो काफी पहले ही संभल गई होती। पढ़ाई के अलावा भी वो बाकी चीजों को सीखने समझने की कोशिश करती और सब कुछ अपने अंकल के भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ती। माँ, पापा, आई एम सॉरी।
आज मेरी लापरवाही की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। सोनल ने धीरे से कहा। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गई थी। पिछले 3 घंटों से वो वहीं खड़ी अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। अब तक काफी अंधेरा हो चुका था। सोनल ने एक बार घड़ी के ऊपर नजर डाली। रात के 8 बज चुके थे। उसका मन तो नहीं था वहां से जाने का, लेकिन वो वहां पूरी रात खड़ी भी तो नहीं रह सकती थी। उसने एक आखिरी बार हताशा से भरी एक नजर पूरी बिल्डिंग पर डाली और वापस घर जाने के लिए एक टैक्सी ले ली। आज वो खुद को बहुत थकी हारी महसूस कर रही थी। घर के लॉन में आते ही उसे महसूस हुआ कि पूरे घर में लाइट्स जल रही हैं। शायद सिद्धार्थ घर वापस आ चुका है। रात भी काफी हो चुकी थी। उसके मना करने के बावजूद वो इतनी देर तक घर से बाहर थी। कहीं वो इस बात के लिए उस पर नाराज ना हो जाए। उसने डोर का पासवर्ड एंटर किया और एक बीप की आवाज के साथ डोर ओपन हो गया। सिद्धार्थ, वो मैं, कहते हुए सोनल ने अंदर कदम रखा, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर वो शॉक रह गई थी। वो सिद्धार्थ तो बिल्कुल नहीं था। जैसे ही सोनल ने घर के अंदर कदम रखा, अपने सामने किसी लेडी को खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंक गई थी। सिद्धार्थ के घर में किसी भी अननोन पर्सन का स्ट्रिक्टली आना मना था, तो फिर ये कौन है? उसने गौर से उस लेडी को देखा, जिसकी उम्र यही कोई 50 के आसपास होगी। उसने एक सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और अपने बालों का एक बन बनाया हुआ था। सोनल को देखते हुए उसके फेस पर एक पोलाइट सी स्माइल थी। अब कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गई? सोनल ने कंफ्यूज होते हुए अपनी चारों तरफ एक नजर डाली, मगर घर तो एकदम सही था। उसने उससे पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उस लेडी ने पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहा, सोनल मैडम, आप वापस आ गई? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप कौन है? सोनल ने उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए पूछा। मुझे यहाँ आज ही जॉब के लिए रखा गया है। आज से यहाँ के सारे काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताइए। मेरा नाम आशा है और आप मुझे इसी नाम से बुला सकती हैं। उसने सोनल को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। उसने झट से शू कैबिनेट से स्लीपर्स निकाली और उन्हें सोनल के सामने रखती हुई बोली, आप अभी तक बाहर क्यों खड़ी है? प्लीज अंदर आ जाइए। उसकी बातें सुनकर सोनल को एहसास हुआ कि वो अब तक बाहर ही खड़ी थी। जल्दी से अपने जूते उतारकर उसने स्लीपर्स पहन लिए और अंदर आ गई। आपको यहाँ सिद्धार्थ ने जॉब के लिए बुलाया है? सोनल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सिद्धार्थ ने किया है। जी मैडम, मुझे यहाँ सिद्धार्थ सर ने जॉब ऑफर की है, लेकिन मुझे यहाँ उनके पर्सनल असिस्टेंट रोहित अग्रवाल लेकर आए हैं। उन्होंने मेरा नाम सिद्धार्थ सर को रिकमेंड किया था। पर्सनली मेरी उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन रोहित जी ने मुझे आपके और सिद्धार्थ सर के बारे में सब कुछ बता दिया है। इसलिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सारे काम अच्छे से संभाल लूंगी। सिद्धार्थ ने तो शुरू में ही सोनल से साफ-साफ कह दिया था कि वो यहाँ अपने घर के लिए कोई हाउसकीपर नहीं रखने वाला है, इसलिए सारे काम खुद सोनल को ही करने होंगे। आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? सोनल अभी ये सब सोच रही थी कि आशा की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आ गई। आपने खाना खाया? मैं अभी आपके लिए डिनर रेडी करती हूँ। सोनल को उसके मुंह से आप और मैडम जैसे वर्ड सुनकर ना थोड़ा अजीब लग रहा था। वो उम्र में उससे काफी बड़ी थी, लेकिन ये भी एक सच्चाई थी कि सोनल अब सिद्धार्थ की वाइफ थी और जो भी लोग इस बात को जानेंगे वो ऑब्वियसली उसे उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे। नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बाहर ही डिनर कर लिया था। सोनल ने उसे तुरंत रोकते हुए जवाब दिया, जबकि सच तो ये था कि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद से लेकर अब तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। लेकिन अभी अभी वो जो अपनी आंखों से देख कर आ रही थी, उसके बाद वैसे भी अब उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं आपके लिए नहाने का पानी तैयार कर देती हूँ। आप इतनी गर्मी में बाहर से आ रही हैं, आपको इसकी जरूरत होगी। आशा ने ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। अरे नहीं, मैं खुद कर लूंगी। सोनल ने उसे फिर से रोक दिया। आज से पहले कभी किसी ने उसके लिए इतना सब नहीं किया था। उसे अपने सारे काम खुद ही करने की आदत थी, इसलिए उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप प्लीज अब जाकर आराम कर लीजिए, सोनल ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अपने रूम में जाकर सोनल ने अपने कबर्ड से कपड़े निकाले और बाथरूम में जाने ही वाली थी कि उसका फोन बजने लगा। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की नाराजगी से भरी आवाज आई। मैंने कहा था ना तुमसे घर पर ही रेस्ट करना, बाहर क्यों गई तुम? वो मुझे कुछ जरूरी काम था, बस इसलिए जाना पड़ा। ओके, अच्छा सुनो, मैंने एक नई हाउसकीपर हायर की है, कैसी लगी वो तुम्हें? वो तुम्हारा ठीक से ख्याल तो रख रही है ना? सिद्धार्थ ने उससे पूछा। हाँ, वो बहुत अच्छी है, मगर तुम्हें अचानक से हाउसकीपर की जरूरत क्यों पड़ गई? इतनी देर से अपने दिमाग में उठ रहे सवाल को आखिर सोनल ने सिद्धार्थ से पूछ लिया। उसका सवाल सुनकर पहले तो सिद्धार्थ थोड़ा चौंक आया, लेकिन फिर उसने थोड़ा मजाकिया लहजे में उसे जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हारे काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। आफ्टर ऑल, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, नाउ एवरीथिंग विल बी परफेक्ट एज पर माय रिक्वायरमेंट्स। उसकी बात सुनकर सोनल ने मुंह बनाते हुए एक बार अपने फोन की तरफ देखा, फिर उसे कुछ याद आया और उसने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, तुम्हें मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में कुछ पता चला क्या? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम सीरियस हो गया था। ओह, तो तुम्हें भी पता चल गया? तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर सोनल को अपने दिल में एक दर्द सोचता हुआ महसूस हुआ। उसे उम्मीद थी कि शायद सिद्धार्थ उसकी कंपनी को बचाने में उसकी कुछ हेल्प कर देगा, लेकिन जिस रूखे अंदाज में उसने उसे ये बात कही थी ना, उसके बाद उसे अपनी आखिरी उम्मीद भी खत्म होती हुई नजर आ रही थी। सिद्धार्थ ने उसे वादा जरूर किया था कि वो उसे उसकी कंपनी वापस दिलवाने में हेल्प करेगा, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले ही कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। सोनल इस बात के लिए सिद्धार्थ को भी दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि वाकई इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती तो खुद सोनल की थी ना, जिसने अपने अंकल पर आंखें बंद करके भरोसा किया और आज उसका नतीजा उसके सामने था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे, मगर उसने उन्हें रोक रखा था। खुद को संभालते हुए उसने जवाब दिया, ओके गुड। अच्छा, तुम्हें अभी भी पेट में दर्द हो रहा है क्या? सिद्धार्थ ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर सोनल का मन हो रहा था कि अपना सिर पीछे, न जाने ये चैप्टर कब क्लोज होगा, मगर उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उसे कोई जवाब देता उससे पहले ही केबिन में कुछ और लोगों की आवाज आने लगी। सिद्धार्थ ने फोन को साइड करते हुए उन लोगों को सख्त आवाज में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और फिर फोन को अपने कान से लगाते हुए बोला, अब सोनल, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, और हाँ, अगर कोई भी काम हो तो खुद करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आशा पर छोड़ देना, ठीक है? वो संभाल लेगी। सोनल ने घड़ी की तरफ नजर डाली। रात के 10 बज चुके थे। सुनो, तुम अभी तक ऑफिस में ही हो? उसने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, कुछ जरूरी काम है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ओके। सोनल ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए हिम्मत जुटाई और बोली, जल्दी आना सिद्धार्थ। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ भी सरप्राइज हो गया था। उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। मैं आज शायद घर नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? सोनल को यह सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था। शायद अब उसे भी आदत हो गई थी सिद्धार्थ के साथ रहने की। उसकी गैर मौजूदगी से अब उसे भी फर्क पड़ने लगा था।
फोन की दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आ रही थी। मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स इसी वक्त मेरे टेबल पर चाहिए, ठीक है? सिद्धार्थ ने किसी को ऑर्डर देते हुए कहा। फिर उसने थोड़ी जल्दबाजी में सोनल से कहा, और हाँ सोनल, मैं अगले कुछ दिनों तक थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ, इसलिए तुम अपना फोन हर वक्त अपने पास रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझे कॉल करना, ठीक है? और अभी मुझे जाना होगा, ठीक है, बाय। कहते हुए सोनल के जवाब का इंतजार किए बिना ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सोनल ने हैरानी से अपने फोन की तरफ देखा। मैं तो हमेशा ही अपना फोन अपने साथ रखती हूँ, ये ऐसे क्यों बातें कर रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों तक मुझसे मिलने नहीं वाला है। नमन ने एक बार अपने फोन को हाथ में लेकर देखा और उसके मुंह से फ्रस्ट्रेशन में बस एक गहरी सांस निकल गई। काफी देर से उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। उसके बगल में ही उसके पापा आदर्श सिंघानिया बैठे न्यूज देख रहे थे। नमन के फोन के बार बार बजने से उन्हें इरिटेशन होने लगी थी। आखिर अब उनके सब्र का बांध टूट गया था, तो उन्होंने टीवी रिमोट कंट्रोल टेबल पर रख दिया और गुस्से में नमन की तरफ देखते हुए बोले, इस घर में कोई मुझे शांति से न्यूज भी देखने देगा? अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो कम से कम अपना फोन ऑफ कर दो। नमन ने उनको कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना फोन ऑफ कर दिया। आदर्श की तेज आवाज सुनकर नमन की माँ चित्रा जी लिविंग रूम में आ गई थी। क्या बात है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं नमन से? किसका कॉल है नमन? उन्होंने परेशानी से उन दोनों को देखते हुए पूछा। और किसका कॉल होगा? जरूर मेहता निवास से ही कोई कॉल कर रहा होगा आपकी लाडली को। आदर्श ने नमन की तरफ देखकर उस पर तंज कसते हुए कहा। हाँ तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? इतने बड़े बेटे से भी कोई इस तरह से बात करता है क्या? आप भी ना कभी कभी हद कर देते हैं। चित्रा ने नाराज होकर आदर्श की तरफ देखते हुए कहा और आकर नमन की बगल में बैठकर उसका सिर सहलाते हुए बोली, डोंट वरी बेटा, मैं इनको समझा दूंगी। बस यही आपका यही रवैया मुझे पसंद नहीं है। आज जो ये सब हो रहा है ना, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैं पूछता हूँ आखिर क्या कमी थी सोनल में? हम सबने मिलकर उसका रिश्ता नमन के साथ तय किया था, लेकिन आपके इस नालायक बेटे ने उसे धोखा दे दिया। किसके लिए? उस पायल के लिए। और आपने भी इस गलत काम में इसका साथ दिया था। और अब आप मुझसे कह रही हैं कि मैं इस पर गुस्सा भी ना करूं? आदर्श ने गुस्से में चित्रा की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सोसाइटी की सारी औरतें अपनी अपनी मॉडर्न बहू के साथ शॉपिंग के लिए जाती हैं, पार्लर जाती हैं, जिम जाती हैं। अब ये सब आपकी सोनल से एक्सपेक्ट कर सकते थे क्या? उसे तो कुछ भी नहीं पता है सिवाय बुक्स के। पायल अगर हमारे घर की बहू बनेगी तो एटलीस्ट वो मुझे हर जगह कंपनी तो दे पाएगी। सोनल के साथ तो मैं बोर हो जाती। चित्रा ने थोड़ी मायूसी से जवाब दिया, मगर उसकी इस बात को सुनकर आदर्श का अपना सिर पीटने का मन हो रहा था। आपके इस छोटे से कंफर्ट के लिए आप अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी? एक ऐसी लड़की जो अपने फायदे के लिए अपनी ही बहन के होने वाले हस्बैंड को उसे छीन सकती है, वो हमारे लिए कितनी वफादार रहेगी? इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट दिस फैमिली इज फुल ऑफ शेमलेस पीपल। सारे के सारे धोखेबाज हैं उस फैमिली में। पता नहीं क्यों तुम दोनों माँ बेटे उन लोगों पर ट्रस्ट करते हो। आदर्श की बात सुनकर नमन और चित्रा दोनों का ही मुंह लटक गया था। आदर्श की बातों में सच्चाई थी। इनफैक्ट जब से आदर्श को पता चला था कि मेहता फैमिली ने सोनल के साथ क्या किया है, तब से ही वो उन सबसे बेहद नाराज थे। जैसे उन लोगों की हरकतें और काम थे ना, उससे आदर्श को हमेशा सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन चूंकि नमन पायल के साथ रहना चाहता था, सिर्फ इसीलिए उन्होंने अभी तक उन लोगों से कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब कुंदन लाल मेहता ने सालों के जमे जमाए बिजनेस का भी दिवाला निकाल दिया था। ये देखकर आदर्श के लिए अब अपने गुस्से को और रोक पाना मुश्किल हो रहा था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपने नाम करने के लिए उस फैमिली ने जो कुछ भी किया था, वो सब आदर्श से छुपा हुआ नहीं था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उन्होंने आखिर सब कुछ तबाह और बर्बाद कर डाला था। चित्रा ने अब आदर्श को मनाने के अंदाज में उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे आप तो बिना मेरी पूरी बात सुने ही गुस्सा किए जा रहे हैं। मैं तो बस इतना कह रही थी कि पायल बिल्कुल वैसी ही लड़की है जैसा मैं चाहती थी। लेकिन अब जब उसकी फैमिली पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है तो मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि अब कोई भी डायरेक्टर उसे रोल देने को भी तैयार नहीं है। अब हर माँ अपने बच्चे को अच्छा ही सोचेगी ना, तो मैं कैसे नमन की शादी ऐसी लड़की से करवा सकती हूँ? आखिर मेरे बच्चे का भी तो हक है कि उसे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिले। फिर वो नमन की तरफ मुड़कर उसके बारे में हाथ फेरती हुई बोली, डोंट वरी बेटा, मैं तेरे लिए लाइन लगा दूंगी लड़कियों की। आदर्श ने एक बार चित्रा को गहरी नजरों से देखा और फिर नमन की तरफ देखते हुए थोड़ी सख्त आवाज में बोली, एक बात आज मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को बचाना अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे ऐसी भी बातें सुनने को मिली है कि किसी ने जानबूझकर मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज को टारगेट किया है। इसी वजह से आज वो इतनी मुश्किलों में है, वरना इतनी बड़ी कंपनियां अचानक बैंकक्रप्ट हो जाए, इट्स इम्पॉसिबल। और जहां तक पायल की बात है, तुम भी जानते हो मैं शुरू से ही तुम्हारे और उसके रिश्ते के खिलाफ था। और अब इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं किसी भी हालत में उस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। नमन सिर झुकाए चुपचाप आदर्श की बात सुन रहा था। उसका हाथ अपने फोन पर कस गया था। चित्रा ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वो उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करने लगी। नमन बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाने वाली उम्र नहीं है। अपने सारे दोस्तों को देखो, सबके सब सेटल हो चुके हैं। अब तुम्हें भी जल्दी से जल्दी शादी करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए मेरे बेटे। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस पायल नाम की मुसीबत से पीछा छुड़ाना होगा। मैं अपनी सारी फ्रेंड से कह देती हूँ, अगर उनकी नजर में कोई अच्छी लड़की हो तो सबसे पहले मुझे बताएं। जो भी तुझे पसंद आएगी ना, मैं उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। ओके बेटा। मगर चित्रा की बात पूरी होते ही नमन वहां से उठा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम में चला गया। उसके इस बिहेवियर को देखकर आदर्श का गुस्सा वापस भड़क गया था। देखो देखो अपने साहबजादे को, तुम्हारे लाड प्यार ने कितना बिगाड़ दिया है इसे। कैसे बिना कुछ बोले उठकर चला गया है यहाँ से। ओहो, तो आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हैं, जाने दीजिए ना उसे, वो बस परेशान है अभी। मैं अपनी फ्रेंड से कह देती हूँ उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताने के लिए। आप देखिएगा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कहते हुए चित्रा अपने फोन में बिजी हो गई और आखिरकार आदर्श ने भी वापस अपनी टीवी का रिमोट थाम लिया। नमन इस वक्त अपने रूम में पीठ के बल लेटकर चुपचाप छत की तरफ देख रहा था। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि वो पायल से कतराने लगा था। पायल अब भी उसकी मंगेतर थी, लेकिन उसके साथ रहकर ना जाने क्यों उसे घुटन सी महसूस होने लगती थी। उससे मिलने या उससे बात करने का अब उसका जरा भी मन नहीं होता था। इतनी देर से पायल उसे कॉल कर रही थी, लेकिन नमन ने एक बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसा भी नहीं था कि वो पायल से सिर्फ इसलिए किनारा कर रहा था कि अब उसके हाथों से मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज निकल गई थी या फिर अब फिल्म इंडस्ट्रीज में उसका करियर खत्म होने की कगार पर आ गया था। नमन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास था और वो जानता था कि इस वक्त पायल को सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। लेकिन फिर भी उसका दिल उसके पास जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने लेटे हुए ही एक बार अपने हाथों में फोन को उठाकर देखा। उसका इस वक्त सोनल से बात करने का बहुत मन हो रहा था। इतने सालों तक साथ रहने के बाद वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानने और समझने लगा था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में सुनकर वो इस वक्त कितनी तकलीफ में होगी, इस बात का उसे भी अंदाजा था। लेकिन क्या सोनल उससे बात करेगी?
अब तक काउंटलेस टाइम्स वो सोनल से बात करने की कोशिश कर चुका था, लेकिन उसने एक बार भी नमन से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। उसने जो गलती की थी उसे सुधारने की वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन चीजें अब पहली जैसी कभी नहीं हो पाएंगी। इस बात का एहसास अब उसे भी हो रहा था। जहां तक नमन के पेरेंट्स की बात थी तो उसे अपने पापा से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने उसे हमेशा सही रास्ता ही दिखाया था और आज भी उन्होंने जो कुछ भी उससे कहा था उसमें से एक भी बात गलत नहीं थी। लेकिन अपनी मॉम का बिहेवियर कभी कभी उसकी समझ से बाहर हो जाता था। उसकी समझ में ही नहीं आता था कि क्या वाकई में वो उसकी वेल विशर है या फिर उन्हें भी हर चीज में पहले अपना ही फायदा खोजने की आदत है। लेकिन वो खुद भी क्या कम सेल्फिश इंसान है? इतने सालों में बिजनेस के दांव पेच सीखते हुए कब वो भी हर चीज में बस प्रॉफिट खोजने लगा था, उसे पता ही नहीं चला। उसे अपने वो दिन याद आने लगे जब वो बाकी टीनेजर्स की तरह हर काम पूरी ईमानदारी और सच्चाई से किया करता था और उस वक्त उसके हर काम में उसके साथ सोनल होती थी, हमेशा मुस्कुराती हुई बिना किसी कंडीशन की। सोनल आज भी वैसे ही थी, उतनी ही प्योर, इनोसेंट, केयरिंग और सेल्फलेस। मगर वो कितना बदल गया था। सिंघानिया फैमिली शहर की जानी मानी और रिस्पेक्टेड फैमिलीज में से एक थी। पैसा और पावर नमन को भी विरासत में मिले थे, लेकिन इसके बावजूद मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज फिलहाल जिस हालत में पहुंच चुकी थी ना, उसे बचा पाना नमन के लिए भी पॉसिबल नहीं था। हालांकि अगर वो उसे बचाने की कोशिश भी करना चाहता तो बस सोनल के लिए, लेकिन अब ये कर पाना भी उसके बस में नहीं था। दूसरी तरफ मेहता निवास में नलिनी परेशानी से यहाँ वहां चक्कर काट रही थी। क्या हुआ? फोन नहीं उठाया उसने पायल के पास आकर फिक्र भरी आवाज में पूछा। पायल ने हताश होकर अब अपना फोन वापस टेबल पर रख दिया था। नलिनी की तरफ देखकर उसने नामी अपनी गर्दन हिला दी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूटकर बिखर गया है। उसके हाथ से एक-एक कर उसका सब कुछ निकलता जा रहा था। ऐसे में उसे इस वक्त नमन के सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर उसी ने उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। पिछले आधे घंटे से वो लगातार उसे कॉल कर रही थी, मगर उसने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। और कुछ नहीं तो कम से कम एक टेक्स्ट मैसेज तो कर ही सकता था ना वो उसे, लेकिन नहीं, उसने तो अपना फोन ही ऑफ कर दिया था। पायल को ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जिंदगी में उसने जहां से शुरुआत की थी एक बार फिर से वो वहीं पहुंच गई है, वापस अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में, जहां ना उसके पास पैसे थे और ना ही कोई रोल, बस एक नमन के प्यार का सहारा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उसके हाथ से फिसल चुका था। नलिनी ने जब पायल का उदास चेहरा देखा तो उसका सारा गुस्सा नमन के ऊपर फूट गया। मुझे उनसे खानिया से यही उम्मीद थी, जब तक हमारे पास पैसा था तब तक कितने अच्छे बने रहते थे हमारे सामने। अब देखो, जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। और नमन, अरे क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? कभी अपने सगे बेटे से कम नहीं समझा मैंने उसे, और उसने एक बार भी तेरा हाल चाल लेना जरूरी नहीं समझा। पायल ने सोफे की सीट से अपनी पीठ टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इमोशन से लड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन दिल का दर्द छिपाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। अरे क्या कुछ नहीं किया मेरी बच्ची ने उस कमीने के लिए, और उसने हमें हमारे बुरे वक्त में ही अकेला छोड़ दिया। अरे उसके जैसा मतलबी और पत्थर दिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कहते कहते नलिनी सुबकने लगी थी। मॉम प्लीज ऐसा मत बोलिए, हो सकता है वो किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी हो। पायल ने नमन को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए कहा। अरे तू अभी उसकी साइड ले रही है जिसे तेरी जरा भी परवाह नहीं है। अरे ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया कि उसके पास तुझसे एक मिनट बात करने की भी फुर्सत नहीं है? उसके प्यार में इतनी भी अंधी मत हो जा कि सच्चाई भी दिखाई ना दे। बस बहुत हो गया, अब मैं तेरी हालत और नहीं देख सकती। नलिनी ने पायल के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। अब पायल भी अपने दर्द को और नहीं सह पाई और नलिनी की गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। पायल ने शुरुआत में तो नमन को सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू किया था, लेकिन कब वो उससे सचमुच प्यार करने लग गई थी ये उसे खुद भी नहीं पता चला था। इतने सालों में उसने नमन के अलावा किसी और इंसान का ख्याल तक अपने मन में नहीं आने दिया था, लेकिन आखिर में वो खाली हाथ ही रह गई थी। नलिनी वैसे तो खुद भी परेशान थी, लेकिन फिर भी पायल के सिर पर हाथ फेरते हुए वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब पायल नॉर्मल हुई तो अपने आंसू पोंछते हुए वो वापस उठकर बैठ गई। नलिनी ने चिंता से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। पायल बेटा, अब हम क्या करेंगे? मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तो बैंकरप्ट हो गई, इन सिंघानिया से अब किसी तरह की मदद की कोई उम्मीद नहीं है। तुझे भी अब इंडस्ट्री में कोई काम देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। डोंट वरी मॉम, मैंने जेनी से बात कर ली है, जैसा भी काम मिलेगा मैं कर लूंगी, और फिर हमारे पास ये घर भी तो है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, राइट? पायल ने नलिनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अब नलिनी भी रोने लगी थी। मेरी बच्ची, अब तो बस हमें तेरा ही सहारा है, तेरे ऊपर ही हम सबकी जिम्मेदारी है बेटा। डोंट वरी मॉम, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। हाँ, पायल ने नलिनी को गले से लगाते हुए कहा। वो नलिनी को हिम्मत देने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर अब उसे भी फ्यूचर के बारे में सोचकर टेंशन हो रही थी। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी घर वापस नहीं आया था। सोनल को अब उसे लेकर थोड़ी टेंशन होने लगी थी, लेकिन उससे इस बारे में कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सब काम तो बीवियां करती है ना, बार बार हस्बैंड को फोन करना, वो कहाँ है, घर कब आएंगे, इन सब के बारे में तो सिर्फ वही पूछ सकती है ना। फ्रेंड्स ऐसा नहीं करते, राइट? तीसरे दिन सोनल ने फैशन हब में अपना सारा काम समय से पहले ही खत्म कर लिया था। रिसेप्शनिस्ट को इन्फॉर्म करके वो वहां से सीधा यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई थी। आज सेनेट यूनिवर्सिटी में रिजल्ट्स अनाउंस होने थे। आलिया से उसने पहले ही बात कर ली थी। उसने कहा था कि वो उसे यूनिवर्सिटी के वेस्ट साइड वाले गेट पर खड़ी मिलेगी। सोनल जब वहां पहुंची तो आलिया वहां खड़ी उसका वेट कर रही थी। उसके दोनों हाथों में इस वक्त चॉकलेट आइसक्रीम थी। एक को उसने पकड़ रखा था और दूसरे को वो खा रही थी। शायद उसने कुछ ज्यादा ही बड़ी बाइट ले ली थी, इसलिए कोल्डनेस के कारण अपना सिर हिलाते हुए वो जल्दी जल्दी खाने की कोशिश कर रही थी। सोनल को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी। कभी कभी वो एकदम बच्चों जैसी हरकतें करने लग जाती थी। सॉरी, तुझे ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? सोनल ने उसके पास आते हुए कहा। अपने मुंह की आइसक्रीम खत्म करने के बाद उसने जवाब दिया, अरे नहीं, मैं तो बस अभी आई हूँ। कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी दूसरी आइसक्रीम सोनल के हाथ में दे दी। ये तेरे लिए है, कितनी गर्मी है ना आज, इसे खाकर एकदम एसी वाली फीलिंग आ जाएगी। चल जल्दी से खत्म कर इसे। उसकी बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। ओह थैंक यू सो मच आलिया। कभी कभी सोनल को लगता था कि अगर उसे आलिया जैसी फ्रेंड नहीं मिली होती ना तो शायद वो कभी जान ही नहीं पाती कि दोस्ती किसे कहते हैं। कितना ख्याल रखती थी वो उसका। अच्छा तो अब तो मुझे थैंक यू बोलेगी, देख रही हूँ मैं आजकल तेरी आदतें बिगड़ती जा रही हैं, आलिया ने कहते हुए उसकी सिर पर चपत लगा दी। चल अब जल्दी कर, रिजल्ट नहीं देखना है क्या? कहते हुए उसने अपने दूसरे हाथ से सोनल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर चली गई। सोनल, आलिया ने अचानक उसका नाम पुकारा। सोनल ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। सुन, मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जो हुआ उससे तुझे बुरा लग रहा होगा ना? आलिया ने अफसोस के साथ उसे देखते हुए पूछा। आलिया का सवाल सुनकर उसका चेहरा बुझ गया था, मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए उसे एक स्माइल दे दी और बोली, मुझे क्यों बुरा लगेगा, वो अब मेरी कंपनी कहाँ रही? आलिया ने उसकी तरफ देखा। सोनल के चेहरे पर स्माइल जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपे दर्द को आलिया अच्छी तरह पढ़ सकती थी। आखिर इतने सालों की दोस्ती जो थी उनकी, आलिया से कुछ भी छुपा पाना सोनल के लिए मुश्किल था। आई एम सॉरी सोनल, मुझे तुझसे इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ना तुझे इस बारे में पता चलता, ना आज तुझे इतनी तकलीफ होती। ये सब मेरी गलती है, आलिया ने साथ होते हुए कहा।
अरे तो खुद को क्यों दोष दे रही है? तुझे क्या लगता है अगर तू मुझे नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता? अब ये कोई छोटी मोटी खबर तो है नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे पता तो चल ही जाना था ना। एकदम स्टूपिड है तू। सोनल ने उसके गाल खींचते हुए कहा। अब लेकिन सोनल, मैं आलिया ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन सोनल ने बीच में ही उसकी बात काट दी। नहीं आलिया, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। मैंने सोच रखा था कि एक दिन मैं अपनी कंपनी उन लोगों से वापस ले लूंगी, इसलिए नहीं कि वो करोड़ों रुपए की कंपनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उस कंपनी के साथ मेरे मॉम डैड की यादें जुड़ी हुई हैं। वो उनका सपना, उनकी मेहनत, सब कुछ था जो अब खत्म हो चुका है। कहते हुए सोनल ने एक बार स्माइल करते हुए आलिया की तरफ देखा और बोली, इसलिए तुझे गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तूने मुझे ये बात नहीं बताई होती ना तो कुछ चीजें शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलती। सोनल ने उसे वो सारी बातें बताई जो कल उसने मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के बाहर खड़े होकर देखी और सुनी थी। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज अब वो कंपनी नहीं रही जिसे मेरे पेरेंट्स ने खड़ा किया था। वो अब सिर्फ कुंदन लाल मेहता की कंपनी बनकर रह गई है। आज उस कंपनी के खत्म हो जाने का अफसोस शायद ही किसी को हो रहा होगा। हर किसी के मन में उस कंपनी के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत ही देखी है मैंने। ये सब उसे बताते वक्त उसने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था। सारी बातें जानने के बाद आलिया को भी बहुत अफसोस हो रहा था। तुझे पता है आलिया, मैंने सोचा था कि मैं अपने अंदर की सारी कमियों को दूर करके खुद को इस काबिल बनाऊंगी कि अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा कर सकूं। यही मेरी लाइफ का गोल बन गया था। मैंने इसके लिए मेहनत करनी शुरू भी कर दी थी, लेकिन कल अपनी कंपनी के बाहर खड़े होकर मैंने जो कुछ भी देखा और महसूस किया ना, उसके बाद मुझे अपनी जिंदगी में कोई गोल नजर नहीं आ रहा। किसके लिए खुद को चेंज करूं मैं? इनफैक्ट मुझे तो कल से यही फील हो रहा है कि इन सारी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। अगर मैं इतनी स्टूपिड और सेल्फ सेंटर नहीं होती तो आज मेरी कंपनी मेरे पास होती, लेकिन नहीं, मैंने उसे उन लोगों के भरोसे छोड़ दिया था जिन्होंने मुझे कभी अपना माना ही नहीं। आलिया इतनी देर से बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने सोनल को एक साइड हाथ देते हुए कहा, डोंट वरी सोनल, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। तुमने तो सिर्फ उन्हीं पर भरोसा किया ना जिन्हें तुम अपना मानती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम देखना, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आलिया उसे हिम्मत देने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि जो चोट सोनल को लगी है ना, उसके दर्द को कम करने के लिए उसके वर्ड्स नाकाफी हैं। लेकिन इनके अलावा वो और कुछ कर भी तो नहीं सकती थी ना। सोनल ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओके, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? लेट्स गो एंड चेक द रिजल्ट्स। कहते हुए उसने सोनल का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए नोटिस बोर्ड की तरफ ले गई, जहां रिजल्ट्स लगा दिए गए थे। अब तक वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। उस भीड़ में से कोई जोर जोर से हंसता हुआ बाहर आ रहा था, तो कुछ लोग मुंह लटकाए बाहर आ रहे थे। अरे रास्ता तो यार, सारी जगह अकेली ले लिया तुम लोगों ने। आलिया ने अपने सामने खड़े स्टूडेंट्स को धक्का देकर साइड करते हुए कहा। अगले 2 मिनट के अंदर सबको इधर उधर धकेलते हुए वो नोटिस बोर्ड के ठीक सामने जाकर खड़ी थी। उसने एक नजर लिस्ट पर डाली और खुशी के मारे भागते हुए वापस सोनल के पास आ गई। सोनल तो अभी तक नोटिस बोर्ड तक जाने के लिए स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही थी। सोनल, सोनल, मुझे तेरा नाम दिख गया यार। उसने खुशी के मारे उछलते हुए सोनल का हाथ पकड़कर कहा, तू फिर से फर्स्ट आई है, सबसे ऊपर नाम लिखा तेरा। हाँ। सोनल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसे वैसे भी हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक ही मिलती थी। इस बार जरूर उसे मुश्किल होने वाली थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी जो हेल्प की थी ना, उसके बाद उसकी सारी मुश्किलें दूर हो गई थी और आज उसका रिजल्ट भी सामने था। एक बार फिर से उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। थैंक यू। तेरा क्या हुआ? सोनल ने खुश होते हुए पूछा। मेरा क्या? आलिया ने चौंकते हुए पूछा। स्टूपिड, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? सोनल ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए पूछा। ओ तेरी, यार वो तो मैं देखना भूल गई। आलिया ने दांतों के बीच अपनी जीभ दबाते हुए कहा, यही वेट करना, मैं अपना भी रिजल्ट देखकर आती हूँ। और एक बार फिर से सबको धक्का देते हुए वो नोटिस बोर्ड की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। सोनल को हंसी आ रही थी। आज भी वो उतनी ही केयरलेस थी। खुद से ज्यादा हमेशा उसे सोनल की ही परवाह रहती थी। कितनी लकी है ना वो कि उसे इतनी अच्छी फ्रेंड मिली है। ये सोचकर ही सोनल के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। फोन वाइब्रेट होने की आवाज सुनकर सोनल अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, वहां पर एक मैसेज शो हो रहा था। उसने उसे ओपन किया। मैसेज नमन की तरफ से आया था। कांग्रेचुलेशन सोनल। मैसेज देखते ही सोनल के फेस पर से स्माइल गायब हो गई थी। उसने उसी वक्त उस मैसेज को डिलीट कर दिया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उससे कुछ कदम की दूरी पर ही एक पेड़ के पास नमन खड़ा उसी की तरफ देख रहा था। कम से कम आज तो सोनल उसके मैसेज का जवाब दे सकती है, फिर चाहे वो एक सिंपल सा थैंक यू ही क्यों ना हो। लेकिन सोनल की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं आया। अपना फोन चेक करने के बाद सोनल ने किसी को कॉल किया था। नमन ने अपने फोन की तरफ देखा, जो अभी खामोशी से उसके हाथ में ही पड़ा था। उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट से भरी एक स्माइल आ गई थी। नमन का मैसेज देखने के बाद सोनल का सारा मूड खराब हो गया था, इसलिए अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए उसने सिद्धार्थ को कॉल कर दिया था। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज सुनकर एक पल में उसका सारा मूड वापस ठीक हो गया था। सिद्धार्थ, मैं अभी यूनिवर्सिटी में आई हुई हूँ, पता है आज हमारे रिजल्ट्स आउट हो गए हैं। सोनल ने खुश होते हुए बताया। ओ, तो कैसा रहा रिजल्ट? अब ठीक ही है, सोनल ने भी स्माइल करते हुए जवाब दिया। अब ठीक है, फिर 10 मिनट के अंदर यूनिवर्सिटी के एग्जिट गेट पर पहुंच जाना, ओके? रोहित तुम्हें पिक करने आ रहा है, सिद्धार्थ ने कहा और फोन काट दिया। सोनल को उससे कुछ भी पूछने का वक्त ही नहीं मिला। उसने एक बार नोटिस बोर्ड की तरफ देखा, जहां आलिया अभी खड़ी किसी से बातें कर रही थी। अब सिद्धार्थ मुझे कहां लेकर जाना चाहता है, सोचते हुए वो आलिया का वहीं पर इंतजार करने लगी। रोहित जी, अब आप प्लीज ये सस्पेंस खत्म करेंगे, बताइए ना कहां जा रहे हैं हम? सोनल ने एक बार और रोहित से पूछने की कोशिश करते हुए कहा। वो इस वक्त कार में बैठी हुई थी जिसे रोहित ड्राइव कर रहा था। उसने माफी मांगने वाले अंदाज में जवाब दिया, अब अगर मैंने आपको बता दिया ना तो सर मुझे नौकरी से निकाल देंगे। उसकी बात सुनकर सोनल को हल्की सी हंसी आ गई। ओके, मैं अब नहीं पूछूंगी, पर एटलीस्ट आप ये तो बता सकते हैं ना कि सिद्धार्थ कहाँ है? अब सर इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेज दिया। एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। हाँ, उसने स्माइल करते हुए जवाब दिया। ये तो सही कहा आपने। सोनल ने हंसते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ को देखे हुए उसे 2 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अब क्या आपकी कंपनी में वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है? वो सिद्धार्थ 2 दिन से घर भी नहीं आए हैं। दरअसल वो ये जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन सा काम आ गया था जिसने उसे इतना ज्यादा बिजी बना दिया था। जी भाभी जी, वर्कलोड तो है, बट इट्स ओके, कभी कभी करना पड़ता है ना, रोहित ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। सच तो ये था कि पिछले 2 दिनों से वो खुद भी अपने घर नहीं जा पाया था। ओवर टाइम करते करते उसकी खुद की भी हालत खराब हो रही थी, मगर उसने सोनल को काम के बारे में कुछ नहीं बताया। आज आपके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं ना, कैसा रहा आपका रिजल्ट? उसने जानबूझकर बात को बदलते हुए पूछा।
वेल रिजल्ट्स आर फाइन। हाँ, सोनल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इससे पहले भी सोनल अक्सर फर्स्ट पोजीशन ही लेकर आती थी, लेकिन इस बार उसके लिए ये रिजल्ट बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि इस बार उसने सिद्धार्थ के साथ मिलकर स्टडी की थी। जब जब वो अपने रिजल्ट्स को देखती ना, उसे सिद्धार्थ के साथ बिताए वो सारे पल याद आने लगते थे। आज रोहित और सोनल कार में अकेले थे, वरना सिद्धार्थ के साथ होने पर ना रोहित मुश्किल से ही कुछ बोल पाता था। सोनल हालांकि रोहित से उम्र में काफी छोटी थी, लेकिन रोहित ऐसा इंसान था जो किसी के भी साथ आराम से बात कर लेता था। पूरे रास्ते वो सोनल को अपने ऑफिस के कोई ना कोई फनी इंसिडेंट सुनाता रहा। बातों बातों में रास्ता कब कट गया सोनल को पता भी नहीं चला। करीब आधे घंटे के बाद रोहित ने गाड़ी को एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में ले जाकर पार्क कर दिया। गाड़ी की डिक्की से उसने 3 अलग अलग साइज के बॉक्सेस निकाले। वो सारे बॉक्सेस किसी गिफ्ट की तरह पैक किए हुए थे। बॉक्स लेकर गाड़ी के पास आकर उसने उसकी साइड का डोर ओपन करते हुए कहा, आइए भाभी जी आइए। मगर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और सिद्धार्थ कहाँ है? सोनल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अभी थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा, प्लीज कम विद मी। उसने एक स्माइल के साथ सोनल को अपने पीछे आने का इशारा किया। अगले 2 मिनट के अंदर वो दोनों एलिवेटर के सामने खड़े थे। एलिवेटर का यूज कर वो दोनों 18th फ्लोर पर पहुंच गए। उसने वहां बने सालोन में सोनल को जाने का इशारा किया। सोनल के लिए ये जगह नई नहीं थी, इससे पहले एक बार खुद सिद्धार्थ उसे यहाँ लेकर आ चुका था। वहां की स्टाइलिस्ट पहले से ही बाहर उनके वेलकम के लिए खड़ी थी। सोनल के कुछ कहने से पहले ही रोहित ने अपने हाथ में पकड़े तीनों बॉक्सेस उस स्टाइलिस्ट के हाथ में रख दिए और बोला, अब सर ने अब तक आपको बता दिया होगा कि आपको क्या करना है, राइट? जल्दी से अपना काम खत्म कीजिए। इसके बाद वो सोनल की तरफ मुड़ते हुए बोला, आप प्लीज अंदर जाइए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सोनल अब तक कंफ्यूजन में ही थी, आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन उसके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही उस स्टाइलिस्ट ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर लेकर चली गई। सोनल को लेकर वो अंदर बने एक लॉकर रूम के अंदर चली गई। रोहित ने जो बॉक्सेस उसे दिए थे ना, उनमें से 2 तो काफी बड़े थे, मगर एक का साइज छोटा सा था। उसने उनमें से एक बॉक्स को खोला और अंदर रखी चीज को देखकर वो एकदम से सरप्राइज हो गई थी। सबसे बड़े वाले बॉक्स में पिंक और व्हाइट लेस से सजी हाफ स्लीव्स की एक बेहद खूबसूरत ड्रेस थी। ड्रेस की कमर पर लाइट पिंक कलर का एक बेल्ट भी था। सिद्धार्थ ने बिल्कुल सोनल के टेस्ट के हिसाब से ही ड्रेस चूज की थी। उसे भी पता था सोनल फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट जरूर है, लेकिन उसे सादगी से रहना ज्यादा पसंद है। सोनल ने दूसरा बॉक्स खोला, उसमें ड्रेस से मैचिंग 5 इंचेस की हील वाली सैंडल्स थी। सैंडल्स भी ड्रेस की तरह ही बेहद सिंपल डिजाइन की थी, लेकिन उसके ऊपर लगे डायमंड्स ने उसे बहुत स्पेशल बना दिया था। सोनल तो ये सब देखकर एकदम हैरान ही रह गई थी। सिद्धार्थ ने उसके लिए इतना सब किया कि सोचकर ही उसका खुशी से नाचने का मन हो रहा था। ये पहली बार था जब सिद्धार्थ ने उसके लिए ये सारी चीजें खरीदी थी। उसने जल्दी से वो कपड़े और सैंडल्स पहने और लॉकर रूम से बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही स्टाइलिस्ट ने फौरन उसका मेकअप करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद जब सोनल ने खुद को मिरर में देखा ना, तो खुद को पहचान ही नहीं पाई। वो उस वक्त किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। उसे हाई हील्स पहनने की आदत नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसके लिए ऐसे डिजाइन सेलेक्ट किए थे कि उसे पहनने के बाद भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी और वो आराम से चल पा रही थी। सिद्धार्थ ने स्टाइलिस्ट से उसका मेकअप भी एकदम लाइट रखने को कहा था और उसने भी मेकअप का यूज केवल उसकी ब्यूटी को और रिफ्रेश करने के लिए ही किया था। उसके लंबे बालों को भी कोई डिफिकल्ट स्टाइल देने के बजाय उसने उसकी एक सिंपल सी पोनीटेल बना दी थी और दोनों तरफ से बस कुछ लटें बाहर की तरफ छोड़ दी थी, जो सोनल के फेस पर आकर उसे एकदम क्यूट सा लुक दे रही थी। सो ओवरऑल सिद्धार्थ ने उसे एकदम सिंपलिसिटी के साथ ब्यूटीफुली रेडी करवाया था। इस वक्त वो किसी खूबसूरत सी फेरी टेल की कैरेक्टर जैसी नजर आ रही थी। वो अभी खुद को ही देख रही थी कि स्टाइलिस्ट उसके पास वो तीसरा बॉक्स लेकर भी आ गई, जिसे सोनल भूल ही गई थी। सोनल ने उस बॉक्स को खोला तो अंदर एक और सरप्राइज उसका वेट कर रहा था। अंदर लाइट ग्रीन कलर की बेहद खूबसूरत ज्वेलरी पीसेस थे। मैम, इन ज्वेलरी पीसेस को पहनने के बाद आपको कंप्लीट लुक मिल जाएगा, कहकर मुस्कुराते हुए उसने एक एक कर उस बॉक्स में रखे नेकलेस, ब्रेसलेट और इयररिंग्स सोनल को पहना दिए। ज्वेलरी का ये पूरा सेट लाइट ग्रीन कलर के जेमस्टोन से बना हुआ था। ये बहुत ही हल्के डिजाइन वाली सिंपल ज्वेलरीज थी। सोनल को ज्वेलरीज के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन चूंकि वो खुद फैशन डिजाइनर थी, इसलिए उसके डिजाइन को देखकर अंदाजा लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था कि एक एक ज्वेलरी की कीमत लाखों में होगी। अब उसकी क्यूरियोसिटी वापस जागने लगी थी। आखिर क्या करने जा रहा है सिद्धार्थ? लास्ट टाइम जब उसने उसका मेकओवर करवाया था ना, तो उसने नमन के साथ क्या क्या किया था ये वो अभी तक भूली नहीं थी। इस बार उसके दिमाग में क्या चल रहा है? स्टाइलिस्ट ने एक बार सोनल को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर स्माइल करते हुए बोली, परफेक्ट मैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैं इतने सालों से मिस्टर कपूर को जानती हूँ, लेकिन आज पहली बार मुझे पता चला है कि उन्हें फैशन की कितनी अच्छी समझ है। ये फॉरेस्ट किस ज्वेलरीज इस ड्रेस के साथ एकदम परफेक्टली मैच हो रही हैं। सचमुच उन्होंने आपके लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट चूज किया है। ओह, तो ये फॉरेस्ट किस ज्वेलरीज हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम। सोनल ने एक नजर उन पर डालते हुए मन ही मन सोचा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी तरह से रेडी किया। उसने स्टाइलिस्ट को एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। बाहर रोहित खड़ा बेसब्री से उसका वेट कर रहा था। जब उसने सोनल को देखा तो उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। भाभी जी, वैसे तो आप हमेशा ही खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आज तो आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं ना कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। सिंपली गॉर्जियस। कहते हुए परेशानी से अपने बालों में हाथ फेरते हुए उसने धीरे से कहा, जाने यार, रात रात भर जागकर मैं रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आज एक खूबसूरत लड़की की तारीफ के लिए मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। अरे और कुछ नहीं तो एटलीस्ट गालिब का कोई शेर ही मार दिया होता। आज से नॉवेल्स पढ़ना बंद। धीरे से बोलने के बावजूद सोनल ने उसकी बात सुन ली थी। पहले तो वो उसकी तारीफ सुनकर शर्मा गई थी, लेकिन फिर बाद में उसने जो कुछ भी कहा ना, उसे सुनकर उसे हंसी आने लगी। उसे हंसते देखकर रोहित और भी ज्यादा नर्वस होने लगा था। उसने खुद को संभालते हुए ऐसे शो किया जैसे उसने सोनल को हंसते हुए देखा ही नहीं है। अपना गला साफ करते हुए उसने कहा, सिद्धार्थ सर आते ही होंगे, हम लोग पार्किंग एरिया में चलकर उनका वेट करते हैं। ओके। सोनल ने स्माइल करते हुए जवाब दिया और एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में पहुंचकर रोहित ने इधर उधर देखा। सिद्धार्थ अब तक नहीं आया था। उसने कार को अनलॉक करते हुए कहा, अब आपने हाई हील्स पहन रखी हैं, ज्यादा देर खड़े रहने से आपके पैरों में दर्द होने लगेगा मैम, सो प्लीज जब तक सर नहीं आ जाते आप अंदर बैठकर वेट कीजिए। ओके, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? सोनल ने उससे पूछा। ओह, मैं कहाँ जाऊंगा? अब नीचे आते वक्त मैंने सर को हमारी लोकेशन सेंड कर दी थी। वो सीधे इसी पार्किंग एरिया में आने वाले हैं, इसलिए मैं बाहर ही खड़े रहकर उनका वेट करता हूँ। अब पॉसिबल है उन्हें हमारी कार नजर ना आए तो वो परेशान हो जाएंगे ना। रोहित ने एक्सप्लेन करते हुए कहा। अभी अभी जो हुआ था उसकी वजह से रोहित अभी भी थोड़ा नर्वस लग रहा था, इसलिए सोनल ने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार में बैठकर सिद्धार्थ का वेट करने लगी। उसे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। मुश्किल से 10 मिनट के बाद ही उसे वहां सिद्धार्थ की गाड़ी नजर आ गई। वो बहुत तेजी से ड्राइव करते हुए वहां तक आया था, जैसे बहुत ज्यादा हड़बड़ी में वहां आया हो। रोहित वहीं कार के पास खड़ा अपना हाथ हिलाते हुए उसे सिग्नल दे रहा था। उसे देखकर सिद्धार्थ ने वहीं पास में ही अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। गाड़ी से उतरकर वो तेजी से उसके पास आ गया। जल्दी चलो,
उसने रोहित को गाड़ी में बैठने का इशारा करते हुए कहा और खुद बैक सीट का डोर ओपन कर दिया। अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट होने की वजह से वहां काफी अंधेरा था, साथ ही गाड़ी पर काले शीशे भी लगे थे, इसलिए सिद्धार्थ को कार के अंदर की चीज बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। उसने जैसे ही हड़बड़ी में डोर ओपन किया, वो एकदम सरप्राइज रह गया। सोनल उसी की साइड बैठी हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। कुछ पलों तक वो एकटक उसी की तरफ देखता ही रह गया। वो उसकी तरफ तब तक देखता रहा जब तक कि सोनल ने शर्मा कर अपनी नजरें नहीं झुका ली कि देखकर सिद्धार्थ के होंठों पर एक स्माइल आ गई थी। उसने एक बार ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। जैसे उसने सोचा था, सोनल इस ड्रेस में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बार इस सिंपल ड्रेस और लुक में वो उसे हर बार से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। या शायद ये ड्रेस सोनल के ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि सोनल तो हमेशा से ही खूबसूरत थी। आ गए तुम? सोनल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कहते हुए सिद्धार्थ डोर क्लोज करते हुए दूसरी तरफ जाने ही वाला था कि सोनल अपनी जगह पर से थोड़ा खिसक गई। सिद्धार्थ ये देखकर रुक गया, फिर दूसरी तरफ जाने की बजाय वो उसी साइड से अंदर आकर बैठ गया। लेकिन अंदर आते ही उसने अपनी सारी फीलिंग्स और खुशी को अपने दिल में ही दबा लिया और एकदम से एक्सप्रेशनलेस एटीट्यूड के साथ आराम से बैठ गया। चेहरे पर एकदम सीरियस लुक लिए हुए वो चुपचाप बाहर देखने लगा। एक्चुअली उसने सोचकर तो बहुत कुछ रखा था कि वो सोनल से मिलने पर क्या क्या बातें करेगा, लेकिन उसे अपने सामने देखकर वो सब कुछ भूल गया था। अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। ये लड़की भी ना कभी कभी मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ाती थी। मन ही मन वो खुद पर झल्ला रहा था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को देखकर सोनल का भी हाल कुछ ऐसा ही था। इतनी देर से तो वो रिलैक्स होकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ कार के अंदर आकर बैठा ना, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। जब सिद्धार्थ ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा ना, तो वो थोड़ा मायूस हो गई थी। इनफैक्ट उसके फेस पर एक स्माइल तक नजर नहीं आ रही थी। सैलून से बाहर निकलते वक्त उसे लगा था कि आज वो सचमुच बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा अच्छी दिख रही है, लेकिन शायद सिद्धार्थ को ये सब पसंद नहीं आया। तभी तो उसने उसके लुक्स पर कोई कमेंट ही नहीं किया, वो भी तब जब ये सब उसने खुद करवाया था। बाकी लोगों ने भले ही उसकी कितनी भी तारीफ की हो, लेकिन उसे तो बस सिद्धार्थ की ही तारीफ का इंतजार था, फिर चाहे वो बस एक वर्ड ही क्यों ना हो। पिछले 2 दिनों से वो उसे एक नजर देखने के लिए भी तरस गई थी, और आज जब वो उससे मिला भी था तो इतनी सीरियस मूड में नजर आ रहा था कि उससे कुछ भी कहने या पूछने की सोनल की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की और अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया। किसी के साथ अंधेरे में डूबी कार रोशनी से भर गई थी, लेकिन कार में अब तक खामोशी ही छाई हुई थी। दोनों अब भी इसी कंफ्यूजन में चुपचाप बैठे थे कि पहले कौन बात करे। पार्किंग से निकलने के बाद रोड की तरफ जाने के लिए कार को राइट टर्न लेना था। रोहित ने तेजी से कार घुमा दी। अपनी ख्यालों में गुम सोनल संभल नहीं पाई और कार के टर्न होते ही सिद्धार्थ की तरफ गिरने लगी। घबराहट में उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। सिद्धार्थ ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और वापस ठीक से सीट पर बिठा दिया। इसके बाद वो रोहित की तरफ पलटा और उसे डांट लगाते हुए बोला, ड्राइव करना भी भूल गए हो क्या तुम? थोड़ा धीरे नहीं चला सकते? रोहित को भी लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही केयरलेसली गाड़ी टर्न कर दी थी। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा, उसने माफी मांगते हुए कहा। सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और धीरे से बोली, थैंक यू, इट्स ओके। सिद्धार्थ ने अभी भी वैसे ही रूडली जवाब दिया था। सिद्धार्थ ऑलमोस्ट हमेशा सोनल से इसी तरह बात करता था, इसलिए सोनल को अब इसकी आदत हो गई थी। पार्किंग लॉट में अंधेरा होने की वजह से सोनल उसे क्लियरली नहीं देख पाई थी, लेकिन अभी जब रोशनी में उसने सिद्धार्थ का चेहरा देखा तो वो पूरी तरह परेशान हो गई। डियर लिसनर्स, हमें पता है कि आपको कहानी दिल बेचारा के अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार है। यकीन मानिए, हम भी आपके मनोरंजन को और रोमांचक बनाने के लिए उतने ही उत्सुक हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कहानी की आरजे वसुंधरा इस समय कोविड पॉजिटिव है, जिसके कारण आगे के एपिसोड आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। लेकिन हम जल्द लौटेंगे और भी ज्यादा रोमांचक एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बनी रहिए हमारी दूसरी कहानियों के साथ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिद्धार्थ काफी थका हुआ नजर आ रहा था, जैसे कई दिनों से सोया भी नहीं हूँ। उसकी आंखें भी लाल थी और डार्क सर्कल्स भी नजर आने लगे थे। हाँ, उसने ये सब अपने एटीट्यूड और हैंडसम लुक्स के पीछे छिपाने की कोशिश जरूर की थी, मगर सोनल ने एक ही नजर में पहचान लिया था कि पिछली 2 रातों से सिद्धार्थ ठीक से सोया तक नहीं है। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ का बचपना कहीं खो गया है और अचानक वो हद से ज्यादा जिम्मेदार और सीरियस बिजनेसमैन बन गया है। लेकिन उसे ऐसी हालत में देखकर सोनल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोहित ने उसे बताया था कि आजकल कपूर इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा काम है। सिद्धार्थ उसी में उलझा हुआ है, लेकिन ऐसा भी क्या काम करना है कि वो अपनी हेल्थ की भी परवाह ना करे। अब सोनल से और चुप नहीं रहा गया। तुम 2 दिनों से सोए भी नहीं हो, ऐसा भी क्या काम कर रहे थे तुम? सोनल ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर सिद्धार्थ चौंक गया था। उसने एक बार नजरें घुमाकर सोनल की तरफ देखा और फिर लापरवाही से जवाब दिया, कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हो तुम। पिछले 2 दिनों से मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखने को नहीं मिली, ना ही मुझे वहां ऑफिस में डिस्टर्ब करने वाला कोई था, तो मैं एकदम आराम से सोया हूँ। बहुत अच्छी नींद आई मुझे। मगर सिद्धार्थ का जवाब सुनकर रोहित ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे शिकायती लहजे में जवाब दिया, सर आपको अच्छी नींद इसलिए आई क्योंकि आप बहुत ज्यादा थके हुए थे। अब पिछले 2 दिनों में सिर्फ 2 घंटे के लिए सोए हैं आप। अपनी पोल खोलते देखकर सिद्धार्थ का मन हो रहा था कि अभी के अभी रोहित को एक थप्पड़ लगा दे। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। गुस्से में उसके ऊपर एक नजर डालते हुए वो बोला, थप्पड़ लगा दे। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। गुस्से में उसके ऊपर एक नजर डालते हुए वो बोला। डांट सुनकर रोहित चुप हो गया, लेकिन मन ही मन उसका टेप रिकॉर्डर चालू था। सर को भी ना पता नहीं क्या जरूरत है हमेशा ये खड़ूस वाला एटीट्यूड लेकर घूमने की। अरे मैंने तो सिर्फ सोनल जी को सच्चाई बताई थी। अरे कोई इनको समझाए कि लड़कियों के दिल में अपनी अच्छी इमेज कैसे बनाते हैं। ये सब जानकर सोनल जी इनसे कितनी इंप्रेस्ड हो जाएंगी, लेकिन इनको तो ये बात समझनी ही नहीं है। आपने मुझे ये चुप रहने को कहा है सर, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। सच्चाई की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, इसलिए मैं तो जरूर बोलूंगा, वरना मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। पता नहीं ये दोनों ऐसे चुपचाप कैसे रह लेते हैं। मैं तो 5 मिनट भी बिना बोले रहूंगा ना तो पागल हो जाऊंगा। रोहित मन ही मन सिद्धार्थ को कोस रहा था, लेकिन ये सारी बातें उसके सामने बोलने की उसकी जरा भी हिम्मत नहीं थी। सोनल ने जब सिद्धार्थ का नाराजगी से भरा चेहरा देखा तो उसने बात बदलते हुए पूछा, अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या हम किसी से मिलने जा रहे हैं? अब सिद्धार्थ ने एक तिरछी स्माइल के साथ उसकी तरफ मुड़ते हुए उसे जवाब दिया, तुमने कहा था तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, राइट? तो सोनल ने थोड़ी कंफ्यूजन से जवाब दिया, कितने अच्छे? सिद्धार्थ ने दोबारा पूछा। मैं फर्स्ट आई हूँ, सोनल ने स्माइल करते हुए कहा। एग्जैक्टली, अब जब तुमने इतना अच्छा परफॉर्म किया ही है तो मैंने भी सोचा है कि तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट दे दूं। अभी भी कुछ बाकी है? सोनल ने हैरानी से पूछा। उसे तो यही लग रहा था ना कि सिद्धार्थ ने जो उसके लिए किया है वही उसका गिफ्ट है। इट्स अ सरप्राइज, सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए कहा और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। सोनल की जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने इंतजार करना ही सही समझा और उसने भी खिड़की से बाहर अपनी नजरें टिका दी। थोड़ी देर बाद उसे फील होने लगा कि जिन रास्तों से होकर वो गुजर रही है उन्हें तो वो बहुत अच्छे से पहचानती है।
पहले तो उसे लगा शायद ये बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जल्दी ही उसका ये वहम दूर हो गया। इन रास्तों पर खेलते हुए उसका बचपन बीता था। एक एक कर सारी चीजें उसकी आंखों के सामने फिर से आने लगी थी। लेकिन सिद्धार्थ आज उसे यहाँ क्यों लेकर आ रहा है? अब घबराहट के मारे उसकी धड़कनें तेज लेकिन सिद्धार्थ आज उसे यहाँ क्यों लेकर आ रहा है? अब घबराहट के मारे उसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। न जाने कितने दिनों के बाद वो आज फिर से अपने घर को देख पाएगी। शायद सिद्धार्थ उसे उसी एरिया में कहीं लेकर जा रहा होगा। ये सोचकर खुशी के साथ साथ उसके दिल में दर्द का भी एक मिला जुला सा एहसास था। उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, लेकिन उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। एक और टर्न लेने के बाद कार अब सीधे एक घर की तरफ बढ़ रही थी। दूर से वहां बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा मेहता निवास सोनल को नजर आ रहा था। जैसे जैसे घर करीब आ रहा था, सोनल के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना और मुश्किल होता जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। अपनी ड्रेस को उसने कसकर अपनी मुट्ठियों के बीच दबा रखा था। कई महीनों के बाद आज वो अपने घर के सामने थी। एक बड़े से गेट से होकर गुजरते हुए कार उस कॉलोनी के अंदर आ गई थी। रोहित ने गाड़ी ले जाकर सीधे मेहता निवास के सामने रोक दी। एक्साइटमेंट और घबराहट दोनों की वजह से सोनल के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कंफ्यूजन से एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा, जैसे मानो पूछ रही हो कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। अभी अभी उसने कहा था कि वो उसे गिफ्ट देना चाहता है, और फिर वो उसे यहाँ ले आया, ये जानते हुए भी कि इस घर के साथ उसकी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। क्या वो उसे ये दिखाने के लिए लाया है कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंकक्रप्ट होने के बाद उसके अंकल की फैमिली किस कंडीशन में है? आखिर वो क्या करना चाहता है? हालांकि जितना वो सिद्धार्थ को जानती थी, सिद्धार्थ कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ, ये सब सोनल ने लड़खड़ाती आवाज में उससे पूछने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही सिद्धार्थ अपनी साइड का डोर ओपन करते हुए बाहर आ गया। उसने सोनल की तरफ का डोर ओपन किया और स्माइल करते हुए बोला, बाहर आओ। सोनल ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ बोले चुपचाप बाहर आ गई। उसे सिद्धार्थ पर पूरा भरोसा था कि उसने जो कुछ भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। बाहर आकर जब उसने इतने करीब से अपने घर के गेट को देखा तो वो खुद को और रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेहता निवास के मेन गेट को खूबसूरत फूलों से सजाया गया था। उसने नजर उठाकर देखा, पूरा घर ही फूलों से सजा हुआ था। सजावट देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे आज यहाँ कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। उसके पापा ने जब ये घर खरीदा था ना, तब उन्होंने भी इसे बिल्कुल ऐसे ही सजाया था, और साथ में गृह प्रवेश की पूजा भी रखवाई थी, जिसमें आसपास के सारे लोगों को इनवाइट किया गया था। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी के करीब 10 साल इसी घर में बिताए थे। लेकिन फिर एक दिन उसे अपने ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। आज एक बार फिर से इस घर के सामने खड़े होकर उसे वो सारी चीजें एक एक कर याद आ रही थी। अपने घर को खोने का दर्द, अपने पेरेंट्स की आखिरी निशानी को बचा ना पाने का दर्द उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बहकर सामने आ रहा था। उसके लिए यहाँ और रुकना मुश्किल हो रहा था। वो बस यहाँ से दूर चली जाना चाहती थी, बहुत दूर। और सचमुच वो पलटकर तेजी से वहां से जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाती, सिद्धार्थ ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर पल पल बदलते एक्सप्रेशंस को वो देख रहा था। सोनल इस वक्त क्या फील कर रही थी, इसे समझ पाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। ये तुम्हारा घर है सोनल, अब तुम इसे देखना भी नहीं चाहती? अपने खुद के घर से दूर भाग रही हो तुम, क्यों? उसने सोनल को अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, मगर सोनल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ से नजरें मिलाने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। चुपचाप सिर झुकाए वो उसके सामने खड़ी रही। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों से उसका चेहरा पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम खुद को चेंज करोगी, हर सिचुएशन का सामना पूरी हिम्मत के साथ करोगी, खुद को इस काबिल बनाओगी कि कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की हिम्मत ना करे। तो फिर आज क्या हुआ? आज फिर से तुम पीठ दिखाकर भागना चाहती हो? सोनल ने अब अपनी नजरें उठाकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था। सोनल को चुप देखकर उसने फिर कहा, अब ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है या पीठ दिखाकर यहाँ से भागना है? उसकी बात सुनकर अब सोनल के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी। अपने आंसू पूछते हुए उसने नाम में अपनी गर्दन हिला दी। नहीं, अब मैं और नहीं भागूंगी। गुड गोल। सिद्धार्थ ने हल्के से उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा। सोनल अभी एकदम लापरवाही से अपने आंसुओं को पोंछती जा रही थी। ये देखकर सिद्धार्थ ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उसके आंसू पोंछ दिए। उसके छूने भर से ही सोनल की पूरी बॉडी में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। घबराकर वो तुरंत उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। कसकर उसने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा, हिलना बंद करो। कब से इतने मुझे आंसू बहा रही हो? तुम्हारा पूरा मेकअप खराब हो गया है, पता है कितनी गंदी दिख रही हो तुम ऐसे? सिद्धार्थ की डांट सुनने के बाद उसे ध्यान आया कि आज उसने मेकअप भी किया है। क्या सच में वो इतनी बुरी दिख रही है? उसने फिर जरा भी हिलने की कोशिश नहीं की। चुपचाप अपनी जगह खड़ी रहकर वो अपने दिल को काबू करने की कोशिश करने लगी, जो सिद्धार्थ के करीब आने की वजह से बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से धड़कने लगा था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ परेशानी से उसका मेकअप ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसने हल्के हाथों से उसके गालों पर आंसुओं के निशान साफ किए और फिर उसके फैले हुए काजल को ठीक करने की कोशिश करने लगा। उन दोनों से कुछ ही दूरी पर रोहित खड़ा था। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब देखकर वो खुद को कबाब में हड्डी की तरह फील कर रहा था, लेकिन वो उन्हें यहाँ छोड़कर जा भी नहीं सकता था। जब उसे और कुछ नहीं सूझा तो वो चुपचाप वहीं अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया और टाइम काटने के लिए जमीन पर चल रही चींटियों की काउंटिंग करने लगा। क्या यार, इतनी मेहनत से तैयार करवाया था तुमने सब एक सेकंड में खराब कर लिया। उसने परेशान सी आवाज में कहा, तुम्हारे पास कुछ तो होगा ना मेकअप ठीक करने के लिए, तुम खुद ही कर लो। उसका सवाल सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई। उसे तो ये सब यूज करने की आदत ही नहीं थी ना ही वो अपने साथ ये सब लेकर चलती थी। नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मरी हुई सी आवाज में जवाब दिया। क्या? अब शॉक्ड होने की बारी सिद्धार्थ की थी। तुम लड़की हो ना? अरे सब लड़कियों के पास ये सब होता है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? रोहित ने भले ही अपनी नजर नीचे करके रखी हुई थी, लेकिन उसके कान अभी भी इन दोनों की बातों की तरफ ही ध्यान लगाए हुए थे। उनकी कॉन्वर्सेशन सुनकर उसका मन हो रहा था कि अपना सिर पीट ले। मतलब कसम से क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। अरे दोनों में से किसी को नहीं पता है कि एक दूसरे को कैसे इंप्रेस करना है, और कोई मेरे इनोसेंस से सिद्धार्थ सर को समझाए कि उनकी वाइफ बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत लगती है। दैट मींस शी इज अ बॉर्न ब्यूटी। अरे उनको क्या जरूरत है बाकी लड़कियों की तरह मेकअप किट लेकर घूमने की? उनको तो इस बात के लिए और खुश होना चाहिए। रोहित मन ही मन झल्लाते हुए सोच रहा था। सिद्धार्थ ने एक बार गौर से सोनल के चेहरे की तरफ देखा और अपना रुमाल निकालकर उसकी आंखों के नीचे से धीरे धीरे काजल के मार्क्स पोंछने की कोशिश करने लगा। बस अब इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता, सिद्धार्थ ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे भी सिद्धार्थ ने काफी हद तक उसका मेकअप ठीक कर दिया था। अब बेहद गौर से देखने पर ही कोई भी मार्क्स उसके फेस पर नजर आ रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ की टेंशन थोड़ी कम हो गई थी। उसने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, अब ठीक है, अब प्लीज दोबारा रो रो करना अपना मेकअप खराब मत कर लेना, ओके? सोनल ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया।
सिद्धार्थ ने आज उसे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था कि वो चाहकर भी रोने का नहीं सोच सकती थी। अपनी आंखों के चारों तरफ फैले काजल और मस्कारा और गालों पर फैले फाउंडेशन के मार्क्स के बारे में सोचकर वो पहले ही घबरा गई थी। सिद्धार्थ उसे अपने साथ लेकर घर के मेन गेट की तरफ बढ़ा। गेट के पास पहुंचकर वो एक पल को रुका और फिर पीछे पलटते हुए बोला, अब तुम लोग फिलहाल यहीं पर वेट करो, थोड़ी देर बाद अंदर आ जाना, ओके? उसकी बात सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई थी। तुम लोग? अब और कौन है यहाँ उन तीनों के अलावा? उसने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा और हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया। यहाँ आने के बाद से सोनल अपने ही थॉट्स में इस कदर उलझी हुई थी कि उसने एक बार भी अपने आसपास नजर नहीं डाली थी। जहाँ पर उनकी गाड़ी पार्क थी ना, उसके पास ही 6 बड़ी-बड़ी गाड़ियां और लगी हुई थी। फिलहाल उन गाड़ियों में मौजूद लोग बाहर आकर एक लाइन से वहां खड़े होकर उन्हीं के डायरेक्शन में देख रहे थे। सिद्धार्थ की बात सुनकर सबने एक साथ जवाब दिया, ओके सर। सोनल अब तक हैरानी से अपना मुंह खोले ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ उन सबको देखे जा रही थी। उसे ये सोचकर और भी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी कि इतनी देर से ये सारे लोग उन दोनों को देख रहे थे। अपना मुंह बंद करो और घर का दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ ने उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, हाँ। सोनल ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और फिर खुद को संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के करीब जाते हुए उसके हाथ कांपने लगे थे और धड़कनें तेज होने लगी थी। वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे ये दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। उसे चुपचाप देखकर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कसकर उसका हाथ थाम लिया और उसे चीयर अप करते हुए बोला, अपना गिफ्ट नहीं चाहिए तुम्हें? गेट रेडी टू ओपन योर गिफ्ट। कहते हुए उसने खुद अपने हाथों से सोनल का हाथ पकड़कर उस गेट को खोल दिया। सोनल को लेकर वो घर के अंदर आ गया। अपने घर में वापस आकर सोनल एक बार फिर से इमोशनल होने लगी थी। ये सब कुछ अब भी वैसा ही तो था जैसा उसके पेरेंट्स ने बनवाया था। लॉन में से होते हुए सिद्धार्थ उसे लेकर सीधा लिविंग रूम में आ गया था। वहां कुंदन लाल मेहता, नलिनी और पायल सोफे पर बैठे हुए थे। कुंदन लाल मेहता सिर नीचे किए बैठा था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी जो लगभग खत्म हो चुकी थी। सोनल ने देखा अब उसके चेहरे पर उम्र के निशान कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे थे। चेहरे पर बड़ी सिलवटें कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी और बाल भी अब पहले से कहीं ज्यादा सफेद हो चुके थे। कुंदन के पास में ही नलिनी बैठकर रो रही थी। उसकी दूसरी तरफ पायल बैठी न जाने किन ख्यालों में डूबी चुपचाप फर्श को घूर रही थी। उन तीनों के ही पीछे 3 लंबे चौड़े आदमी खड़े थे। सबने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था और ब्लैक गॉगल्स लगाया हुआ था। जैसे ही उन तीनों की नजर सिद्धार्थ के ऊपर पड़ी, उन्होंने तुरंत उसे सल्यूट किया। गुड आफ्टरनून सर, तीनों ने एक साथ कहा। जवाब में सिद्धार्थ ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। तीनों ने अपना काम अच्छे से किया था। ये देखकर उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी आवाज सुनकर कुंदन लाल ने चौंकते हुए अपना सिर उठाकर देखा। सिद्धार्थ को अपने सामने खड़ा देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें सोनल के ऊपर पड़ी ना, उसके चेहरे पर एक कड़वाहट से भरी स्माइल आ गई। पायल ने भी चौंकते हुए उन दोनों की ही तरफ देखा और एक ही पल के अंदर उसकी आंखें जैसे गुस्से से आग उगलने लगी थी। अपनी उस दिन की इंसल्ट को वो अभी तक भूली नहीं थी। नलिनी भी अब रोना भूलकर उन दोनों की ही तरफ देखने लगी थी। सोनल को अपने सामने खड़ा देखकर उसका गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। कमीनी चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर कदम रखने की? अब क्या यहाँ हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आई है? मनहूस कहीं की। पहले अपने माँ बाप को मार डाला और अब ये कंपनी भी तूने बर्बाद कर डाली। मैं कहती हूँ निकल जा इस घर से। नलिनी ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ भी अपने आपे से बाहर हो गया था, लेकिन खुद को संभालते हुए उसने अपने आदमी की तरफ इशारा किया। उसने फौरन सिद्धार्थ का इशारा समझकर नलिनी के गालों पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ इतना ज्यादा जोरदार था कि उसकी आवाज से पूरा लिविंग रूम गूंज गया था। नलिनी खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से खून आने लगा था और आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। दर्द के कारण अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। नलिनी को गिरते देखकर पायल घबराते हुए तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। आप ठीक तो है ना? उसने नलिनी को उठाते हुए पूछा। फिर उसने गुस्से में पलटकर उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश मत करना सिद्धार्थ, समझे तुम? सोनल ये सब नजारा देखकर हैरान रह गई थी। सिद्धार्थ ने अपने लोगों को यहाँ इन तीनों के पीछे क्यों लगा रखा था? उन तीनों के चेहरे पर इस वक्त नफरत झलक रही थी। अगर सिद्धार्थ इस वक्त उसके साथ नहीं होता तो न जाने ये लोग उसके साथ क्या कर डालते। उसने कसकर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया था। सिद्धार्थ सोनल को लेकर उन तीनों के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा हूँ। हाँ, तुम सबने मिलकर सोनल के साथ जो किया वो क्या लिमिट्स के अंदर रहकर किया था? वो क्या कहते हैं, इतिहास खुद को दोहराता है और समथिंग लाइक दैट। आज तुम लोग वो सब खुद अपनी आंखों से देखोगे। सिद्धार्थ ने स्माइल करते हुए कहा और आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने सोनल को भी अपने एकदम करीब बिठा लिया था। इस दौरान एक पल को भी उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा था। नलिनी अब तक संभल चुकी थी। पायल की मदद से वो उठकर खड़ी हो गई। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने हो रहा था उसके बाद अब और चुप रहना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उसने गुस्से से भरकर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, अपनी हद में रहो सिद्धार्थ रॉय कपूर। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुम हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो? ऐसे अपने आदमी को जबरदस्ती हमारे घर में भेजकर हमें डराने धमकाने की कोशिश करने में मैं तुम पर केस करूंगी। सुबह से तुम्हारे आदमी हमारे घर में घुसे हैं और हमें कहीं जाने भी नहीं दे रहे हैं। तुमने हमें किडनैप करने की कोशिश की है। मैं इसी वक्त पुलिस में फोन करूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को हंसी आ गई। आप लोग जबरदस्ती सोनल के घर में रह रहे हैं। आप लोग यहाँ किसी सामान को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए मैंने यहाँ अपने कुछ लोगों को प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है। एनी प्रॉब्लम? क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारा घर है, तुम्हें घर के पीपल्स देखने हैं। नलिनी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने बोरियत से एक बार अपने कानों को प्रेस किया। वैसे भी नलिनी से बहस करने का उसका जरा भी मूड नहीं था। उसने कुंदन की तरफ देखा जो अब तक एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। मिस्टर कुंदन लाल मेहता, आपकी किस्मत अच्छी है कि इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद भी मेरा मूड अभी तक अच्छा है। इससे पहले कि मेरा मूड और खराब हो जाए आप लोग अपना सामान पैक कीजिए। कहते हुए उसने एक पल को रुककर नलिनी और पायल की तरफ देखा और बोला, और शराफत से अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाइए। डियर लिसनर्स, हमें पता है कि आपको कहानी दिल बेचारा के अगले एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार है। यकीन मानिए हम भी आपके मनोरंजन को और रोमांचक बनाने के लिए उतने ही उत्सुक हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कहानी की आरजे वसुंधरा इस समय कोविड पॉजिटिव है, जिसके कारण आगे के एपिसोड आने में थोड़ी सी देरी हो रही है। लेकिन हम जल्द लौटेंगे और भी ज्यादा रोमांचक एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बनी रहिए हमारी दूसरी कहानियों के साथ। सोनल अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी। तो क्या सिद्धार्थ ने ये घर इन लोगों से वापस ले लिया है? सिद्धार्थ की बात सुनकर कुंदन के हाथ से सिगरेट छूटकर उसके पैरों पर जा गिरी। उसे अपने पैरों में एक जलन महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में इस वक्त जो तूफान उठ रहा था ना, उसने इस तकलीफ का एहसास तक उसे नहीं होने दिया था। कुंदन को कोई जवाब ना देते देखकर नलिनी बुरी तरह झल्ला गई।
कुंदन, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सुबह से ये काले कौवे हमारे सिर पर सवार हैं। अरे सुबह से मैंने एक कप चाय तक नहीं पिया और अब ये कहते हुए उसकी नजर सिद्धार्थ की तरफ चली गई। उसकी गुस्से से भरी वो आंखें देखकर नलिनी को वो थप्पड़ याद आ गया और उसने तुरंत सोनल के बारे में कुछ भी बोलने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया। अपने वर्ड्स चेंज करते हुए वो बोली, ये लोग भी हमें यहाँ परेशान करने के लिए आ गए हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? बोलिए। सोनल ने एक बार फिर से उन तीनों को ऊपर से नीचे तक देखा। नलिनी की बात सही थी, उन तीनों ने अभी तक नाइट ड्रेस ही पहन रखी थी। शायद उनके जागने से भी पहले सिद्धार्थ के आदमी वहां पहुंच गए थे और उन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया था। अब पायल से भी ये सब और बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। सो नलिनी का साथ देती हुई वो भी जोर से चिल्लाई, यस डैड, प्लीज डू समथिंग। कुंदन ने परेशानी से अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी जल्दी यहाँ आ जाएंगे। तो आपने क्या सोचा था, मैं साल भर बाद यहाँ आऊंगा? उसने स्माइल करते हुए जवाब दिया। सोनल से ज्यादा खुद सिद्धार्थ को इस दिन का इंतजार था, तो फिर वो इसके लिए वेट कैसे कर सकता था? सारा काम खत्म करने की उसे इतनी जल्दी थी कि पिछले 2 दिन से बिना सोए वो लगातार काम कर रहा था। कुंदन के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई थी, लेकिन उसमें सैडनेस खुली हुई थी। यू आर राइट, पर वाकई आपने बहुत जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। इंप्रेसिव। ये कहते हुए उसे अपने दिमाग में जैसे बिजली का एक झटका सा लगता हुआ महसूस हुआ। कुछ पलों तक एकटक सिद्धार्थ की तरफ देखते रहने के बाद उसने पूछा, मैं द ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत बड़ी कंपनी है। इतनी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी का अचानक बैंकरप्ट हो जाना मेरे लिए अब भी शॉकिंग है। अगर मैं सही हूं तो ये भी आपने ही करवाया है, राइट? पायल ये सारी बातें शॉक्ड होकर सुन रही थी। घबराहट में कुंदन की तरफ देखते हुए उसने पूछा, डैड, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट डैड? ना जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत ही बुरा हो चुका था जिसके बारे में उसे अभी नहीं पता था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंकरप्ट हो जाने के बाद बस अब यह घर ही था जिनसे उन लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी। लेकिन कुंदन की बातें उसके दिल में एक खौफ पैदा कर रही थी। उसके पास फिलहाल कोई काम भी नहीं था। ऐसे में अगर उसके सिर पर से यह छत भी छीन ली गई तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सवाल हथौड़ी की तरह उसके दिमाग में बज रहा था। नलिनी भी भली ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पायल और कुंदन की बातें सुनकर उसे भी अब सब कुछ समझ आ रहा था। घबराहट के कारण उसकी आंखें फैल गई थी। अपने मुंह पर हाथ रखते हुए उसने कुंदन की तरफ देखा। फिर ही दिल में वो प्रे कर रही थी कि वो जो सोच रही है काश वो गलत हो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए सोनल की तरफ देखा जो चुपचाप उसी की तरफ देख रही थी। मैंने सोनल से वादा किया था कि मैं उसकी हर वो चीज वापस दिलवाऊंगा जैसे तुम लोगों ने धोखे से उससे छीन लिया था। तुम लोगों को सोनल की दौलत पर ऐश करने के लिए मैं पहले ही काफी वक्त दे चुका हूं, लेकिन मेरी इस काइंडनेस का भी तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया। मेरे बार-बार मना करने के बावजूद तुम लोगों ने सोनल के साथ मिसबिहेव किया, उसे हर बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इतना सब करने के बाद भी तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? इतना कहने के बाद उसकी नजरें नलिनी और पायल की तरफ घूम गई। तुम लोगों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसका अंजाम तो तुम्हें अब भुगतना ही पड़ेगा। सोनल के साथ अब उसके हर कदम पर मैं खड़ा हूं। आगे से उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि उससे पहले तुम्हें सिद्धार्थ रॉय कपूर का सामना करना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने ये बात बहुत ही सिंपल वे में कही थी, लेकिन उसका एक एक लफ्ज मेहता फैमिली को अंदर तक हिलाने के लिए काफी था। उन तीनों के चेहरे घबराहट के मारे सफेद पड़ गए थे। सोनल तो बस एक टक सिद्धार्थ की ही तरफ देखे जा रही थी। पहले भले ही वो थोड़ा कंफ्यूज थी कि सिद्धार्थ उसे आज यहाँ क्यों लेकर आया है, लेकिन जब उसने कुंदन और सिद्धार्थ की कॉन्वर्सेशन सुनी तो फिर सब कुछ समझने में उसे देर नहीं लगी। वो तो पिछले 2 दिन से यही सोच रही थी कि सिद्धार्थ अब इस मामले में उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी हेल्प के लिए वो आ ही गया था। उसे कभी भी सिद्धार्थ से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हर बार वो खुद ही उसके दिल का हाल जान लेता था और बिना कहे उसकी हेल्प के लिए आ जाता था। और यही बात तो उसे सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती थी। खुशी के मारे सोनल के हाथ कांप रहे थे और उसके दिल में एक तूफान सा उठा हुआ था। सिद्धार्थ के लिए आज उसके दिल में रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये तोहफा देना चाहता था सिद्धार्थ उसे। उसने अपनी नजरें घुमाते हुए एक बार पूरे घर को देखा, जैसे वो अपनी आंखों में इस पूरे घर को बसा लेना चाहती हो। जब उसकी और सिद्धार्थ के बीच शादी की डील हुई थी ना, तब उसने सिद्धार्थ से साफ साफ कह दिया था कि वो उसे ये शादी सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना घर अपने अंकल की फैमिली से वापस लेना है। उस वक्त सिद्धार्थ ने भी कह दिया था कि उसे उसकी कंडीशंस मंजूर हैं। उसने कभी उसे ये वादा नहीं किया था कि वो उसकी हर हाल में हेल्प करेगा। इनफैक्ट इतने दिनों तक एक दूसरे के साथ रहते हुए उन दोनों के बीच एक बार भी इस टॉपिक पर कभी कोई बात नहीं हुई थी। उसे तो ये लग रहा था कि वो शायद इस बारे में भूल भी चुका होगा, और सोनल के लिए तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर और कुछ था भी नहीं, सो वो कभी खुलकर सिद्धार्थ से इस बारे में कह भी नहीं पाई। लेकिन अभी जब उसने सबके सामने कहा कि उसने सोनल से प्रॉमिस किया था कि वो उसका सब कुछ वापस लौटाएगा, तो उसकी बात सुनकर सोनल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे याद था पिछले 2 दिनों से जब वो अपनी कंपनी को लेकर परेशान थी, तब सिद्धार्थ रातों को जाग जाग कर इतनी मेहनत इसलिए कर रहा था ताकि वो उसे उसकी कंपनी और उसका घर वापस दे सके। सोनल ने कहीं पढ़ा था, जो सच में आपसे प्यार करते हैं ना, वो कभी भी अपना प्यार कहकर नहीं जताते। आपको उनका प्यार उनकी आंखों में दिखता है। वो किस तरह से आपकी केयर करते हैं, इसी में उनका सारा प्यार आपको नजर आ जाता है। क्या ऐसा ही कुछ सिद्धार्थ हमेशा उसके लिए नहीं करता? उसने आज तक कभी अपने मुंह से नहीं कहा था कि वो सोनल से प्यार करता है, लेकिन हर बार जब भी सोनल किसी मुश्किल में थी ना, सबसे पहले सिद्धार्थ ही उसकी हेल्प के लिए आगे आया था। इतना ही नहीं, उसने सोनल के इस आज के दिन को स्पेशल बनाने में भी कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी थी। उसने एक बार फिर से नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। हमेशा अपने लुक्स को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव रहने वाले सिद्धार्थ का पूरा चेहरा आज थकान की वजह से मुरझा गया था। आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स नजर आ रहे थे। सोनल की मुश्किलें हल करने में वो इतना खो गया था कि उसने खुद को भी इग्नोर कर दिया था। उसके लिए वो किसी सुपरमैन से कम थोड़ी था। उसका अपना पर्सनल सुपरमैन, जो सोनल को हर मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। ये सोचते हुए सोनल के होंठों पर अब एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसका दिल तो हो रहा था कि अभी इसी वक्त सिद्धार्थ को कसकर गले से लगा ले, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने ये सही वक्त नहीं था अपने इमोशंस दिखाने का। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये घर हमारा है, सिर्फ हमारा, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। नलिनी ने पैनिक होकर चिल्लाते हुए कहा। अब इस घर के अलावा उनके पास और रह ही क्या गया था? ये भी उनसे छिन जाएगा कि सोचकर ही नलिनी की हालत पागलों जैसी हो गई थी। सिद्धार्थ ने एक बार उड़ती हुई सी नजर उसके ऊपर डाली, लेकिन कुछ बोला नहीं। अब तक लिविंग रूम के दरवाजे पर रोहित भी आकर खड़ा हो गया था। उसने वहां चल रहा सारा तमाशा देखा और फिर अनाउंस करते हुए बोला, मिसेस मेहता, आपको पता होना चाहिए कि मिस्टर मेहता ने
कंपनी में चल रही फंड्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफी पहले ही ये घर बैंक के पास गिरवी रखवा दिया था। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैंकक्रप्ट हो जाने के बाद बैंक ने इस घर को अपने कब्जे में ले लिया था। इन शॉर्ट, कंपनी के बैंकक्रप्ट हो जाने के बाद लीगली मेहता निवास पर अब आपका कोई हक नहीं रह गया था। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज सुबह ही मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने इस घर को खरीद लिया है। आज से सोनल मेहता इस घर की ओनर है। कुंदन को कुछ ऐसा ही होने की उम्मीद थी। रोहित के मुंह से सारी बातें साफ हो जाने के बाद उसके होठों पर हताशा से भरी एक मुस्कान आ गई थी। अपने दिल में उठ रहे तूफान और सैडनेस को दबाने के लिए उसने एक सिगरेट जलाई और चुपचाप उसके कश लगाने लगा। ये सब सुनने के बाद पायल को ऐसा लगा जैसे उसका सब कुछ उससे छीन लिया गया है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं नलिनी अभी तक शॉक्ड होकर रोहित की तरफ ही देखी जा रही थी। जब फाइनली उसे रोहित की सारी बातें समझ में आ गई तो गुस्से से भरकर वो कुंदन की तरफ पलटी और उसे झकझोरती हुई बोली, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कुंदन, एक काम भी सही से नहीं कर सकते आप। आपने पूरी कंपनी को तो बर्बाद कर दिया, साथ में ये घर भी गिरवी रखवा दिया और आपने किसी को बताया भी नहीं इसके बारे में। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इतना कहकर वो वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, अब क्या होगा हमारा? तुमने सारे दुख मेरी किस्मत में लिख कर रखे हैं क्या? गिनकर 4 दिन की खुशियां मिली थी हमें, लेकिन आपने कुंदन हमने सब कुछ तबाह कर दिया। नलिनी कुंदन को ब्लेम करती हुई बोली। कुंदन पहले ही नलिनी और पायल की हरकतों से तंग आ चुका था और आज तो उसने इतने सारे लोगों के सामने उसकी इंसल्ट की। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने भी पलटकर गुस्से में जवाब देते हुए कहा, मुझे ब्लेम करने के अलावा तुम्हें और आता भी क्या है? खुद तुमने जो किया वो कितना सही था? क्या जरूरत थी तुम्हें बार-बार सोनल को परेशान करने की? और उसी की सजा भुगत रहे हैं हम। कुंदन को इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि उसके बार-बार मना करने के बावजूद पायल और नलिनी ने सोनल के खिलाफ साजिशें रचना छोड़ा नहीं था। प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद अगर वो बार-बार सोनल से उलझने की कोशिश नहीं करती ना, तो आज वो इस सिचुएशन में नहीं होती। इतना तो उसे भी समझ में आ गया था कि मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब सिद्धार्थ ने करवाया था। अगर वो इस कदर उनके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ा होता ना, तो शायद कंपनी इतनी जल्दी कभी बैंकक्रप्ट नहीं होती। कुछ गलत नहीं किया है हमने, वो इसी लायक थी। आप खुद तो कुछ भी संभाल नहीं सके और अब हमें इन सब चीजों के लिए, इन सब मुसीबतों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नलिनी ने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सोनल चुपचाप वहां बैठी उन सबको आपस में लड़ते हुए दिख रही थी। उनकी ये हालत देखकर उसे अफसोस हो रहा था। उन लोगों ने उसके साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन ये भी सच था कि इतने सालों तक वो इसी परिवार का हिस्सा रही थी। जब उन्होंने उसे इस घर से बाहर निकाला था, तब वो इस पूरी दुनिया में अकेली और हेल्पलेस फील कर रही थी। यहाँ तक कि नमन ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। उस वक्त किसी को भी उसके ऊपर तरस नहीं आया था, लेकिन आज जब उसे उसका सब कुछ वापस मिल गया था, तब उसे इन लोगों पर जरूर तरस आ रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था ना, उसके बाद सोनल ने खुद को काफी बदल लिया था। उसने भी तय कर लिया था कि वो अपने इमोशंस को बीच में नहीं आने देगी और इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी कोई मर्सी नहीं दिखाएगी, क्योंकि वाकई ये लोग इसके लायक नहीं थे। उसने अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आने दिया और चुपचाप बैठी बस उन्हें लड़ता हुआ देख रही थी। सिद्धार्थ अब उन लोगों के इस तमाशे से बुरी तरह उब चुका था। नलिनी कुंदन को जी भरकर कोसते हुए उसके ऊपर चिल्ला रही थी। उसने 2-4 वर्ड्स ऐसे भी यूज कर लिए जिन्हें सुनकर सिद्धार्थ के लिए उन्हें और झेलना अब मुश्किल हो गया था। उसने परेशान होकर सोनल की तरफ मुड़ते हुए पूछा, सोनल, इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया था, मैंने वो सब का सब सूद समेत इनको वापस लौटा दिया है। अब तो तुम खुश हो ना? सोनल ने एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। खुश क्या? वो तो बहुत ज्यादा खुश थी। ग्रेट। तुम्हें कुछ कहना है इन लोगों से? अगर तुम इन्हें थप्पड़ भी मारना चाहती हो ना, तो वो भी कर सकती हो। आई वोंट माइंड दैट। आई मीन ऑल दिस इज सो अनोइंग। सिद्धार्थ ने बोरियत से उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा। सोनल को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई थी, लेकिन उसने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया। वैसे भी वो ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी की मुसीबत में उसका मजाक उड़ाए, और जो उन लोगों ने उसके साथ किया था ना, उसके बाद वो उनके साथ कोई सिंपैथी भी शो नहीं कर सकती थी। सो उसने उन्हें इग्नोर करने का फैसला किया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत रोहित को अपने हाथों से इशारा किया। उसका इशारा समझकर रोहित तुरंत आगे बढ़कर कुंदन के पास आ गया। उसने पूरी रिस्पेक्ट के साथ एकदम पोलाइटली उससे कहा, मिस्टर मेहता, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जल्दी ये घर खाली कर दीजिए। फिर उसने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ एक नजर डाली और बोला, जल्दी से मेरा मतलब है आपके पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है। रोहित की बात सुनकर उन तीनों को तो जैसे सदमा लग गया था। आपस में लड़ना भूलकर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुंदन, ये हमें यहाँ से निकाल रहे हैं, प्लीज कुछ तो कीजिए कुंदन, कुछ तो कीजिए। नलिनी पैनिक होते हुए कुंदन का हाथ पकड़कर बोली। कुंदन ने गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों से चेहरा साफ किया और फिर बुझी हुई आवाज में बोला, जाकर अपना सामान पैक कर लो। नलिनी को तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। कुंदन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। होगा ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत पैसे होंगे इसके पास, लेकिन हम इसके गुलाम नहीं है जो इसकी हर बात मानेंगे। किसी क्या लगता है कि हमसे कहेगा कि ये घर छोड़कर चले जाओ और मैं चली जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तो देखकर हैरानी हो रही है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना तक नहीं आता। मैंने और मेरी बच्ची ने अपनी पूरी जिंदगी एक पैसे के लिए तरसते हुए गुजारी। इतनी मुश्किलों और मेहनत के बाद हमने ये सब कुछ हासिल किया और आप चाहते हैं कि मैं ये सब छोड़कर चली जाऊं? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो सिद्धार्थ की तरफ मुड़ती हुई बोली, कान खोलकर सुन लो तुम, ये घर मेरा है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नलिनी प्लीज। कुंदन ने हताश होकर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वो खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था। आखिर ये सब उसी की तो गलती थी। अगर उसने ये घर गिरवी नहीं रखा होता तो आज उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिद्धार्थ ने नलिनी की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने अभी अभी कोई जोक सुन लिया हो। तुमने इस घर को अपनी मेहनत से हासिल किया था या फिर धोखे से किसी की मेहनत को अपने नाम कर लिया था? उसने नफरत से भरकर नलिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी जैसी बेशर्म औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अब अगर तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो अपना सामान उठाओ और चुपचाप यहाँ से चलते बनो। तुम लोगों की शक्ल देखकर अब मेरे सर में दर्द होने लगा है। लेकिन नलिनी किसी भी तरह वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। एक बार में तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? और वैसे भी अभी तक तुमने मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं दिखाया है जिससे ये साबित हो सके कि इस घर की मालकिन सोनल है। और जब तक तुम मुझे सबूत नहीं दिखा देते ना, तब तक इस घर की मालकिन मैं ही रहूंगी और मुझे कोई भी मेरे घर से नहीं निकाल सकता। नलिनी ने सिद्धार्थ को चैलेंज करते हुए कहा। रोहित ने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा जिसके चेहरे पर अब गुस्सा नजर आने लगा था।
उसे अब नलिनी पर तरस आने लगा था, जो खुद अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद रही थी। उसने एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की, मिसेस मेहता, सर को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो उनसे बेवजह की बहस करने की कोशिश करते हैं। ना ही उन्हें किसी की प्रॉपर्टी पर झूठा दावा करने की जरूरत है। अगर उन्हें आपको प्रूफ दिखाना होता तो वो आपको बहुत पहले ही सारे प्रूफ दिखा चुके होते। आप पहले ही उनका काफी वक्त बर्बाद कर चुकी हैं। मेरी बात मानिए प्लीज, जितनी जल्दी हो सके अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चले जाइए। किसी में सबकी भलाई है। तू कौन होता है मुझसे ऐसे बात करने वाला? मेरे सामने औकात क्या है तेरी? सिद्धार्थ के पीछे पीछे तुम हिलाते हुए चलने वाले कुत्ते से ज्यादा और कुछ नहीं है तू। नलिनी ने गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा। नलिनी की कड़वी बातें सुनकर भी रोहित को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। उसकी दादी कहा करती थी, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नलिनी के साथ एग्जैक्टली यही तो हो रहा था। बार बार समझाने के बावजूद वो और पायल सोनल से उलझती रही। आज उसका रिजल्ट उनके सामने था। वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने इन सब से कोई सबक नहीं सीखा और अब वो सीधे सिद्धार्थ को चैलेंज कर रही थी। अब तो इसे सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। अब मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर होगा अगर सर खुद ही इसे अपने अंदाज में समझा दे। मन ही मन ये सोचते हुए रोहित मुस्कुराते हुए 2 कदम पीछे हट गया और आगे जो भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार करने लगा। डेफिनेटली आगे मजा तो बहुत आने वाला था। बात बिगड़ती देखकर कुंदन ने नलिनी को रोकने की कोशिश की। नलिनी, नलिनी प्लीज चुप हो जाओ, बोलने दो उसे। सिद्धार्थ ने अपने हाथ के इशारे से कुंदन को रोकते हुए कहा, आपकी वाइफ मेरी वार्निंग्स को अब भी सीरियसली नहीं ले रही है मिस्टर मेहता। अगर ऐसा है तो मैं भी देखना चाहता हूं कि वो किस हद तक जा सकती हैं, क्योंकि मैं किस हद तक जा सकता हूं इसका शायद अभी तक इन्हें अंदाजा नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है तू? तुझे तुमने? नलिनी ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा और फिर अचानक से उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें नजर आने लगी। दर्द से भरकर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया और जोर जोर से सांस लेते हुए बोलने की कोशिश की, मैं तुझे। लेकिन इसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे नलिनी को हार्ट अटैक आया था। ये देखकर एक पल को सोनल भी घबरा गई थी। पायल ने तुरंत आगे बढ़कर नलिनी को पकड़ लिया और गुस्से से सिद्धार्थ और सोनल की तरफ देखती हुई बोली, Are you happy now? अगर मेरी मॉम को कुछ भी हुआ ना तो। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर इन सबका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसे हंसी आ रही थी। उसने उन दोनों की तरफ बोरियत से देखते हुए कहा, मेरे पास तुम लोगों के लिए ना ज्यादा वक्त नहीं है। अभी भी प्यार से समझा रहा हूँ, अपना अपना सामान उठाओ और शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वरना अगर थक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकालूंगा ना तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाथ तो लगा के दिखा हमें। उसकी बात सुनते ही नलिनी ने तुरंत गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पायल बेटा, बता दे इसे कि ये हमारा घर है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो ये लोग हैं। सोनल तो ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो गई थी। अभी तो नलिनी ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे उसे एकदम सीरियस हार्ट अटैक आया है और फिर एक ही पल में वो वापस ठीक भी हो गई। घर में एक ही एक्टर क्या कम थी जो अब दूसरी ने भी अपनी एक्टिंग स्किल्स आजमानी शुरू कर दी थी। ये सब देखकर अब सोनल को भी हंसी आने लगी थी। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? सिद्धार्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, चलो ठीक है, एक मौका देने को तैयार हूं मैं तुम्हें, लेकिन इसके लिए तुम्हें सोनल के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। सोनल ने चौंक कर सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। 2 दिन पहले ही सिद्धार्थ ने पायल को उस रेस्टोरेंट में चैलेंज किया था कि वो उसे सोनल के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर कर देगा। उसने तब सिद्धार्थ की इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसे फील हो रहा था कि सिद्धार्थ कोई भी बात यूं ही नहीं कहता और जो वो कहता है वो डेफिनेटली करता है। नो डाउट पायल भी इस वक्त वही सोच रही थी जो सोनल सोच रही थी। घबराहट के कारण उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन नलिनी ने बिना सोचे समझे उसकी बात काटते हुए कहा, इतने भी बड़ी बड़ी ख्वाब मत देख सिद्धार्थ। तुम्हें लगता है मैं इस कमीनी चुड़ैल सोनल से माफी मांगूंगी जिसने अपने घर को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया? फिर गुस्से में सोनल की तरफ देखते हुए उसने कहा, अब तो खुश है ना तू? कलेजी को ठंडक मिल गई तेरी बातों में आकर ही। तेरा ही आशिक हमारे साथ ही सब कर रहा है। मैंने तो बिन माँ की बच्ची समझकर तुझे पाला था। मुझे क्या पता था मैं अपने घर में एक नागिन को पाल रही हूँ, और फिर सांप को कितना भी दूध पिला लो बड़े होकर वो डसता ही है। ये बात आज तुमने साबित कर दी सोनल। हमारे इतने सालों के एहसान का आज तुम्हें ये बदला चुका है। सोनल इतनी देर से तो चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन नलिनी ने जो कुछ भी उससे कहा था उसके बाद उससे और चुप रहना मुश्किल हो गया था। उसने सीधे नलिनी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, आपको नहीं लगता मुझे आपसे ये सवाल पूछना चाहिए? एहसान आपने नहीं, एहसान मैंने आप लोगों पर किया था, जो आप लोगों को अपने घर में रहने को जगह दी थी, और आप लोगों ने क्या किया? मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा और फिर मजबूत आवाज में बोली, आज मैं आपसे वो सारी चीजें वापस लेने आई हूँ जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए छोड़ी थी और जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आप लोगों ने मेरे पेरेंट्स की कंपनी को इलीगल तरीके से हासिल किया। वो कंपनी जो कभी आसमान की ऊंचाइयां छूती थी आज वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। फिर भी मैंने आप लोगों से कुछ नहीं कहा। मैं पहले ही आप लोगों पर तरस खाकर आप लोगों को माफ कर रही हूँ, लेकिन शायद मेरी ये काइंडनेस आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तभी आप अपने लिए मुसीबतों को इनवाइट करने के लिए नए नए तरीके खोज रही हैं। सोनल का जवाब सुनकर गुस्से से नलिनी की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। इसकी इतनी हिम्मत कि अब ये मुझे पलटकर जवाब दे रही है। नलिनी ने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उससे पहले ही पायल ने उसे रोक लिया और सोनल की तरफ देखती हुई बोली, सोनल, हाउ डेयर यू टॉक टू माय मॉम लाइक दैट? जस्ट बिकॉज़ तुम्हारे पास सिद्धार्थ है अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश मत करो। डू यू अंडरस्टैंड? सोनल ने अफसोस के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स आई एम क्रॉसिंग माय लिमिट्स बिकॉज़ आई कैन डू दैट। यू कैन टू इफ यू वांट। उसकी बात सुनकर पायल का खून खौल रहा था, लेकिन सोनल की बातों में सच्चाई थी। वो चाहकर भी फिलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। सोनल का जवाब सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक प्राउड फीलिंग आ गई थी। उसे वाकई इस बात की खुशी थी कि सोनल अब उन लोगों को सही तरीके से जवाब देना सीख गई थी। उसने रोहित को अपनी आंखों से इशारा किया और फिर सोफे से अपना सिर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वो पहले ही काफी थका हुआ था, उसे इस वक्त आराम की सख्त जरूरत थी। उसका इशारा समझकर रोहित ने अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया और बोला, आप लोग अंदर आ सकते हैं। 2 मिनट के अंदर ही बाहर खड़े सारे लोग धड़धड़ाते हुए अंदर आ गए। नलिनी और पायल ने हैरानी से उन लोगों को देखा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग वहां किस लिए आए हैं, लेकिन उन लोगों को देखकर कुंदन के चेहरे का रंग उड़ गया था। शायद वो समझ चुका था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उनमें से एक ने लिविंग रूम के अंदर आते हुए एक बार इधर उधर देखा और फिर सीधे कुंदन की तरफ मुड़ते हुए पूछा, कुंदन लाल मेहता? कुंदन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उस आदमी ने कुंदन के पास आते हुए कहा, हमें जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक आप पिछले 2 सालों से मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के इंचार्ज हैं। इस दौरान आपने अपने प्रोडक्ट्स में बैन हो चुके केमिकल्स का इस्तेमाल किया है, जो अपने आप में एक क्राइम है।
इसके अलावा अपने इस क्राइम को छिपाने की कोशिश में आपने कई लोगों को रिश्वत दी थी। इन सारे इल्जामों की हमने अपने तरीके से छानबीन की है। ये सारे आरोप बिल्कुल सही है। हमारे पास अरेस्ट वारंट है। आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज कोऑपरेट विद अस। कुंदन ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और फिर उन लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके। पायल ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी बॉडी में से जान ही निकाल ली हो। कुछ दिन पहले ही कुंदन ने उसे इस बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वाकई कुंदन को जेल हो सकती है। नलिनी ने जब ये नजारा देखा तो वो एकदम पैनिक हो गई। पायल बेटा, क्या क्या कह रहे हैं ये लोग? कहां लेकर जा रहे हैं तेरे डैड को? मगर पायल तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। उसने नलिनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बस कुंदन की तरफ देखती रही। नलिनी से अब रहा नहीं गया। वो दौड़ती हुई कुंदन के पास चली गई। उसने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसके पास खड़े उन ऑफिसर्स को मारने लगी जो कुंदन को वहां से ले जाने के लिए आए थे। छोड़ो छोड़ो इन्हें, मैं कहती हूँ कहीं नहीं जाने दूंगी इनको मैं। छोड़ो छोड़ो इन्हें। एक्सक्यूज मी मिसेस मेहता, अगर आपने कानून के काम में रुकावट डालने की कोशिश की तो मजबूरन हमें आपको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। ऑफिसर ने नलिनी को गुस्से से देखते हुए कहा। नलिनी ने तुरंत घबराकर कुंदन का हाथ छोड़ दिया और आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। कुंदन ने नलिनी की तरफ मुड़ते हुए कहा, नलिनी प्लीज मेरी बात मानो, यहाँ और कोई तमाशा खड़ा मत करना। अपना सामान पाकर और जितना जल्दी हो सके पायल को लेकर यहाँ से निकल जाओ। किसी में सबकी भलाई है। और आप कुंदन, आपका क्या होगा? नलिनी ने हड़बड़ाते हुए पूछा। कुंदन उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरा सामान जेल में पहुंचा देना। कुंदन प्लीज ऐसा मत करिए कुंदन, ऐसा मत करिए। नलिनी ने घबराहट में अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। कुंदन के अंदर अब और कुछ भी कहने समझने की हिम्मत बची नहीं थी, सो उसने लगभग रिक्वेस्ट करते हुए नलिनी से कहा, प्लीज नलिनी प्लीज अपना सारा सामान पैक करो, सब कुछ खत्म हो चुका है, हम सब कुछ खो चुके हैं। इतना कहकर उसने अपने पास खड़े ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, चलिए ऑफिसर। सोनल के सामने से गुजरते हुए कुंदन के कदम रुक गए। एक टक वो उसकी तरफ देखता रहा। आज उसे फील हो रहा था वो उसके अपने भाई की बेटी थी जिसके साथ उसने कितना गलत किया। उसकी आंखों में नमी तैर गई। लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, सोनल। सोनल ने अपनी नजरें उठाकर अपने सामने खड़ी शख्स की तरफ देखा। कुंदन की आंखों में उसे आज पछतावा साफ नजर आ रहा था। चुपचाप उसकी तरफ देखते हुए वो उसके आगे बोलने का इंतजार करती रही। आज पहली बार सोनल को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी फीलिंग्स मर गई हैं। कोई माने या ना माने मगर ये उसका ही परिवार था जो आज इतनी बुरी हालत में उसके सामने खड़ा था। लेकिन सोनल को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुंदन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बोला, कुछ नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। वैसे भी उसके पास बोलने को रह ही क्या गया था। अगर ऐसी हालत में वो उसके सामने अपने किए की माफी भी मांगता ना तो वो देखने वालों को झूठ ही लगता, और अगर वो जाने से पहले आखिरी बार उससे अपना प्यार जताता तो भी उसकी बातें खोखली ही लगती। सो उसने चुपचाप वहां से चले जाना ही बेहतर समझा। कुंदन को दरवाजे से बाहर जाते देखकर नलिनी जैसे होश में आई। कुंदन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। नलिनी जोर से चिल्लाई मगर उसकी आवाज सुनकर रुकने या मुड़कर देखने की बजाय कुंदन ने अपनी चाल और तेज कर दी। कुंदन रुक जाइए। कहते कहते नलिनी वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। वहीं पास में पायल भी खड़ी बस चुपचाप ये सब देख रही थी। नलिनी ने उसे पकड़कर झकझोरते हुए कहा, पायल बेटा अपने पापा को रोक ले बेटा, उनके बिना मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी। इतनी देर से पायल ने बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोक रखा था, लेकिन अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी नलिनी के गले लगकर रोने लगी। रोते हुए अचानक नलिनी की नजर सिद्धार्थ की तरफ चली गई। उसने रोते हुए बड़ी उम्मीद से सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ बेटा तुम तो कुछ भी कर सकते हो ना, बहुत ऊपर तक पहचान है तुम्हारी बेटा, प्लीज कुंदन को बचा लो, उन्होंने कुछ नहीं किया है बेटा, प्लीज कुंदन को बचा लो। अपने आंसुओं को पूछते हुए उसने कहा, सिद्धार्थ मैं हाथ जोड़कर तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज कुंदन को बचा लो बेटा। पायल अब तक पथराई आंखों से जमीन की तरफ देखे जा रही थी। उसे अब दूर दूर तक कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। बरसों की उसकी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। सालों से जिस कंपनी के दम पर वो लोग अपनी जिंदगी चलाते आए थे वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। जिस घर से उसे थोड़ी उम्मीद थी अब वो भी उसके पास नहीं था। इतने सालों से जिस पिता ने घर को संभाले रखा था उन्हें पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी और उसकी माँ इस वक्त उनके सबसे बड़े दुश्मन के सामने हाथ जोड़कर उन्हें बचा लेने की भीख मांग रही थी। उसका बस चलता तो वो कब का नलिनी को ऐसा करने से रोक देती, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी उम्मीद थी कि शायद ऐसा करने के बाद सिद्धार्थ कुंदन की गिरफ्तारी को रुकवा दे। सिद्धार्थ ने बोरियत से एक नजर उन दोनों की तरफ डाली और अपने फोन की तरफ देखने लगा। सिद्धार्थ मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिद्धार्थ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन कुंदन को बचा लो सिद्धार्थ, कुंदन को बचा लो। नलिनी घुटनों के बल सरकते हुए सिद्धार्थ के पास आकर बोली, सॉरी मैंने ठीक से सुना नहीं, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं? कहते हुए सिद्धार्थ हल्का सा हंसा। अभी तो आपने कहा था कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगी। खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। मैंने पहले ही कहा था आपकी हेल्प सिर्फ और सिर्फ सोनल कर सकती है, आप उसी से पूछ लीजिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर नलिनी का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं था। बिना एक भी पल गंवाए उसने सोनल का पैर पकड़ लिया और उससे बार बार माफी मांगने लगी। सोनल को उम्मीद नहीं थी कि नलिनी सचमुच उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांग लेगी। बुरी तरह घबराते हुए उसने उसके हाथों से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नलिनी रो रोकर उससे कुंदन को बचा लेने की रिक्वेस्ट करती रही। सोनल को परेशान देखकर सिद्धार्थ ने तिरछी नजरों से पायल को देखते हुए तंज कसा। लगता है आपकी बेटी को अपने डैडी से प्यार ही नहीं है, ये तरीका है आप लोगों का माफी मांगने का। पायल ने जब नलिनी को सोनल के पैर पकड़कर रोते हुए देखा तो वो पहले ही शॉक हो गई थी। अब सिद्धार्थ की बात सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। तुम चाहते हो कि मैं पायल मेहता इस 2 कौड़ी की लड़की के पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी? इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर। मगर उसकी बात खत्म हो जाने से पहले ही नलिनी ने उसका हाथ पकड़कर एक झटके से खींचते हुए उसे सोनल के कदमों में झुका दिया। गुस्सा करने का समय नहीं है पायल, अपने डैडी के बारे में सोच बेटा, उन्हें बचाने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। नलिनी की बात सुनकर पायल अपने गुस्से को अपने सीने में दफन करने पर मजबूर हो गई थी। आखिर वो सोनल से उतनी नफरत नहीं करती थी जितना वो अपने डैड से प्यार करती थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं की 2 बूंदें उसके गालों पर से लुढ़क गईं। पायल बेटा एक बार अपने डैडी के बारे में सोच, उनकी उम्र हो गई है बेटा, उन्हें ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है। ऐसी हालत में अगर उन्हें जेल में रहना पड़ा तो वो कितने दिन खुद को संभाल पाएंगे? सब खत्म हो जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। कहते हुए नलिनी ने उसे खींचकर सोनल के कदमों में झुका दिया। सोनल से ये सब और बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। उसने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन नलिनी और पायल उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगेंगी।
उसका दिल पिघलने लगा था, लेकिन बिना सिद्धार्थ से पूछे वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती थी। उसने अपनी नजरें घुमाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ को सोनल के दिल की हालत समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, इन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है सोनल। एक बार नहीं, बार बार तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ के फेस पर अभी एक सुकून से भरी मुस्कान थी, मगर उसके पीछे की मेहनत और उसकी थकान भी सोनल साफ साफ देख पा रही थी। हालांकि इस बार सिद्धार्थ ने बड़ी ही बेरहमी से उसके अंकल की फैमिली की कमर तोड़कर रखती थी, लेकिन ये भी सच था कि सिद्धार्थ ने ये सब उसे उसका हक दिलाने के लिए किया था। वो उसकी मेहनत को जाया कैसे होने दे सकती थी? इसलिए उसने भी अपने दिल को कड़ा किया और उसे एक स्माइल देते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर सिद्धार्थ भी अब रिलैक्स हो गया था। आज वो सोनल को ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है, वो उसके साथ हर वक्त और हर हाल में मौजूद है। साथ ही ऐसा करके वो हर किसी को बता देना चाहता था कि सोनल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को सबक सिखाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। सोनल बेटा, नलिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए बड़ी उम्मीद के साथ पूछा, तुम अपने अंकल को जेल नहीं होने दोगी ना? बचा लोगी ना उन्हें बेटा? सोनल की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दे। वो खामोशी से वहीं बैठे सामने की तरफ देखती रही। बेटा, मैं मानती हूँ कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसके लिए तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज, जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ। तुम्हारे अंकल की अब बहुत उम्र हो गई है बेटा, उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। वहाँ जेल में वो कैसे रह पाएंगे? कौन उनकी देखभाल करेगा बेटा? अगर उन्हें कुछ हो गया तो उन्हें बचा लो बेटा। सोनल ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से फर्श पर पड़े कार्पेट की तरफ देखती रही। उसे अच्छी तरह याद था, जब वो यहाँ रहती थी तब यहाँ एक मरून कार्पेट बिछा हुआ होता था जो उसके पेरेंट्स ने खरीदा था। उसे हटवाकर अब यहाँ नया कार्पेट बिछा दिया गया था। उसे चुपचाप देखकर नलिनी ने आगे कहा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है सोनल बेटा, हम दोनों तुमसे दिल से माफी मांग रहे हैं। प्लीज सिद्धार्थ से कहो ना कि तुम्हारे अंकल को छोड़ दे। तुम्हें जो चाहिए था वो सब तुम्हें मिल गया है, अब और क्या चाहिए तुम्हें बेटा? प्लीज अपने अंकल पर तरस खाओ, उन्हें बचा लो बेटा, बचा लो अपने अंकल को। नलिनी की बात सुनकर सोनल को हंसी आ गई। पहले जब उसने उन दोनों को अपने कदमों में झुका हुआ देखा था तो उसे उनके लिए सचमुच अफसोस होने लगा था, लेकिन अब उसकी बातें सुनने के बाद एक बार फिर से उसे लगने लगा था कि वो पूरी तरह इमोशनलेस हो गई है। क्या कहा आपने? मैं सब कुछ भूल जाऊं? और आपको कैसे पता कि मुझे जो चाहिए था वो सब मुझे मिल गया है? अभी आपके अंदर इतनी हिम्मत बची है कि आप मुझे आप लोगों पर तरस खाने को कह रही हैं? सोनल ने गुस्से से जवाब दिया। उसका रिएक्शन देखकर नलिनी रोना तक भूल गई थी। वो भी अच्छी तरह से जानती थी कि सोनल बहुत नर्म है, अगर वो उसे रिक्वेस्ट करेगी तो वो जरूर कुंदन को बचा लेगी। लेकिन सोनल की बातें सुनकर वो शॉक्ड रह गई थी। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स का घर और उनकी मेहनत से खड़ी की हुई कंपनी को वापस लेना चाहती थी, क्योंकि उन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। लेकिन आप लोग तो मेरे सामने ऐसे जता रहे हैं जैसे मैंने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया है। वो दिन भूल गए आप लोग जब आप लोगों ने धोखे से मेरा सब कुछ मुझसे छीन कर मुझे मेरे ही घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आज जब मैं अपनी सारी चीजें वापस ले रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? और क्या कहा था आपने? मैं सब कुछ भूल जाऊं? तो कान खोलकर सुन लीजिए आप दोनों। नहीं भूल सकती मैं कुछ भी, नहीं भूल सकती वो सब जो आप लोगों ने मेरे साथ किया। और जहां तक अंकल को बचाने की बात है तो उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आप लोगों ने इस कंपनी को संभालते हुए इतने सालों में जो गलत काम किए हैं, आज उनकी वजह से ही मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज बैंकरप्ट हो गई है। और अंकल को जेल भी उनके अपने किए गलत कामों की वजह से हुई है। उन्होंने लॉ के अगेंस्ट जाकर काम किया है, इसलिए दूसरों को इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद कीजिए। एटलीस्ट मुझसे तो किसी तरह की हेल्प की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए। आप चाहते हैं मैं आपकी तरफ से सिद्धार्थ से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करूं? नलिनी ने फौरन हाँ में अपना सिर हिलाया। सोनल के फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने नलिनी की तरफ झुकते हुए कहा, मगर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सिद्धार्थ ऐसे किसी फिजूल के काम में अपना वक्त बर्बाद करे, इसलिए मैं उससे ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। और हाँ, आप चाहती थी कि मैं सारी पिछली बातें भूल जाऊं। मैं भी चाहूंगी कि आप भी मेरी कही बातों को अपने दिल से ना लगाएं और जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। कमरे में एक तरफ खड़े होकर रोहित हैरानी से सोनल की तरफ देख रहा था। उसे तो हमेशा से यही लगता था कि सोनल बिल्कुल इनोसेंट सी लड़की है जो किसी को पलटकर जवाब भी नहीं दे सकती, लेकिन आज उसने नलिनी और पायल दोनों को जिस तरह जवाब दिया था उससे वो शॉक रह गया था। सिद्धार्थ के बारे में तो वो पहले से ही शौक था कि वो एकदम पत्थर दिल आदमी है, लेकिन उसकी संगत में रहते हुए सोनल भी एक दिन इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। सिद्धार्थ अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देख रहा था। सोनल की बातें सुनकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गई थी। आज उसे पक्का यकीन हो गया था कि अब सोनल मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालने के लायक हो चुकी है। इमोशनल होकर कोई भी फैसला लेने की बजाय आज उसने गलती करने वालों को सही तरह से जवाब देना सीख लिया था। सोनल का जवाब सुनकर नलिनी का चेहरा सफेद हो गया था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी डिक्शनरी में से सारे वर्ड्स गायब हो गए हैं। और पायल, वो अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी से करती थी तो वो सोनल ही थी। और अब उसकी बातों को सुनने के बाद वो खुद को और रोक नहीं पाई। गुस्से में खड़े होते हुए वो बोली, डोंट ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स। इंसान को जब अपनी औकात से बढ़कर चीजें हासिल हो जाती है ना तो वो ऐसे ही आसमान में उड़ने लगता है, लेकिन फिर जब वो ऊंचाई से नीचे गिरता है ना तो उसे चोट भी उतनी ही ज्यादा तेज लगती है। सो बिहेव योरसेल्फ। सोनल ने अपनी नजरें उठाकर पायल की तरफ देखा और उस पर तंज कसती हुई बोली, आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली तुम्हें ये बात समझ में आ गई है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये बात समझने में तुमने कुछ ज्यादा देर कर दी? सोनल की बात सुनकर पायल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसका मन हो रहा था इसी वक्त आगे बढ़कर सोनल को एक जोरदार थप्पड़ रसीदे, मगर उसके ऐसा करने से पहले ही नलिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। इस वक्त वो जैसी सिचुएशन में थी उसमें गुस्से से नहीं समझदारी से काम लेने की जरूरत थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि पायल यहाँ पर ऐसा कुछ भी बोले जिससे कुंदन को बचाने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाए। लेकिन सोनल के जैसे तेवर थे, उसमें उससे मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। सो उसने एक बार फिर से मदद की आस में सिद्धार्थ की तरफ अपनी नजरें घुमाई। इस बार पहले से भी ज्यादा टूटी हुई आवाज में उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ बेटा ऐसा मत करो हमारे साथ, प्लीज हमारी मदद करो बेटा, हमारी मदद करो। सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आपने सुना नहीं सोनल ने क्या कहा? वो नहीं चाहती मैं बेकार की चीजों में अपना वक्त बर्बाद करूं। आप बस अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं। अब पानी सर के ऊपर चला गया था। इतनी देर से नलिनी उन दोनों के पैर सिर्फ इसी उम्मीद में पकड़े बैठी थी कि शायद उन दोनों में से किसी का दिल पिघल जाए और वो कुंदन को बचा लेंगे, लेकिन दोनों का ऐसा बर्ताव देखकर अब उसका खून खौलने लगा था। जयंत और कुमुद की मौत के बाद से कुंदन लाल मेहता ने मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ साथ मेहता निवास की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। इतने सालों में भले ही इस कंपनी का मालिकाना हक उनके हाथों में नहीं था, लेकिन फिर भी वो और उसका परिवार बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी जीता आया था जैसे इस कंपनी और इस घर के मालिक वो खुद हैं। इस कंपनी की वजह से नलिनी ने सोसाइटी में अपना एक अलग रुतबा बनाया था। उसे अब तक लग्जरियस लाइफ जीने की आदत हो गई थी।
जब कभी वो घर से बाहर जाती थी तो लोग उसे रिस्पेक्ट की नजरों के साथ देखते थे, लेकिन जब से सिद्धार्थ ने उस रेस्टोरेंट में उसके साथ वो कॉफी वाला कांड किया था ना, तब से उसने घर से बाहर जाना भी छोड़ दिया था। उसकी सारी फ्रेंड्स उसके सामने तो अच्छे से बर्ताव करती थी, लेकिन उसके पीठ पीछे वो उसका मजाक उड़ाने और गॉसिप करने से बाज नहीं आती थी। और ये सब हुआ था सिर्फ सोनल की वजह से। उसी की वजह से सिद्धार्थ ने पायल और नलिनी दोनों को इतना परेशान किया था, वरना सिद्धार्थ की उससे कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना थी। और आज एक बार फिर से सिर्फ सोनल के बहकावे में आकर उसने उससे उसका घर भी छीन लिया था। इतना भी होता तो वो बर्दाश्त कर लेती, मगर यहाँ तो उसने कुंदन की पूरी जिंदगी भी दांव पर लगाती थी। लेकिन इतने से भी सिद्धार्थ का मन नहीं भरा था, तभी वो उन दोनों के इमोशंस के साथ इस तरह खिलवाड़ कर रहा था। सिद्धार्थ उसके चारों तरफ बड़ी सफाई से जाल बिछाता गया और वो उसमें फंसती चली गई। पायल को भी अब तक समझ में आ गया था कि इन दोनों से हेल्प मांगने का कोई मतलब नहीं है। नलिनी सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रही है, इसलिए उसने एक बार गुस्से भरी नजरों से उन दोनों की तरफ देखा और खड़े होते हुए बोली, मॉम उठ जाइए, ये सब करने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। कहते हुए उसने नलिनी को उठाने की कोशिश की, मगर नलिनी किसी बेजान स्टैच्यू की तरह अपनी जगह पर बैठी हुई थी। पायल को ऐसा लग रहा था जैसे उसके छोड़ते ही नलिनी जमीन पर गिर जाएगी। उसने एक बार फिर सिद्धार्थ और सोनल की तरफ देखा और नफरत से भरकर बोली, तुमने हमसे झुकने को कहा, हमने वो किया। तुम चाहते थे हम दोनों सोनल के पैर पकड़कर माफी मांगे, हमने वो भी किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारी हेल्प करने से इनकार कर दिया। किसी के इमोशंस के साथ ऐसे खिलवाड़ करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए सिद्धार्थ। फिर सोनल की तरफ देखती हुई वो बोली, और तुमने आज जो हमारे साथ किया है उसे मैं जरूर याद रखूंगी। सिद्धार्थ अब इस सारे तमाशे से बुरी तरह उकता चुका था। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली और उसका एक कश लगाते हुए बोला, तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया, यहाँ तुम्हें किसी ने भी ये सब करने को मजबूर नहीं किया था, राइट? और जहां तक सोनल के पैरों में गिरकर माफी मांगने की बात है, तुमने खुद कहा था तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मगर बाद में अचानक तुम्हारा मूड बदल गया और तुम खुद ही उसके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगने लगी। या तुम्हारी फैमिली का प्रॉब्लम क्या है? सारे काम खुद अपनी मर्जी से करते हो और फिर उसका इल्जाम सोनल के ऊपर डाल देते हो। यू बास्टर्ड, बहुत मजा आया ना तुम्हें हमारे साथ ये गेम खेलकर। पायल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। सिद्धार्थ ने सिगरेट का कश लगाते हुए एक बार फिर से बोरियत से अपनी घड़ी की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, टाइम्स अप, बाहर फेंक दो इन दोनों को। अब जाकर नलिनी और पायल को एहसास हुआ कि रोहित ने उन दोनों को सिर्फ आधे घंटे का ही वक्त दिया था, जो अब खत्म हो चुका था। अब तक उन दोनों ने अपना एक भी सामान पैक नहीं किया था। सिद्धार्थ ने उनकी कोई हेल्प तो नहीं की, उल्टा अब वो उन दोनों को इस घर से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये देखकर नलिनी ने अब अपना आखिरी दांव खेला। सोनल की तरफ देखते हुए वो गुस्से से भरकर बोली, बहुत खुशी हो रही है तुझे हमें ऐसी हालत में देखकर, और जिस सिद्धार्थ का साथ तुझे मिल गया इसलिए तू हमारे साथ ये सब कर पा रही है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तू बस देखती जा कैसे मैं तेरे माँ बाप की सारी यादों को एक एक करके तुझसे छीनती हूँ। उनकी अस्थियों को अब मैं ऐसी जगह ले जाकर फेंकूंगी ना, तेरे माँ बाप की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी, मगर उसकी बात सुनकर इतनी देर से शांत बैठी सोनल का गुस्सा अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर गया था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई थी। गुस्से से कांपती हुई आवाज में उसने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी, अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं। मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात काटते हुए आराम से जवाब दिया, कोशिश करके देख लो, शायद अब तक जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद भी तुम दोनों ने कोई सबक नहीं सीखा है। अब तक सिद्धार्थ का भी पेशेंस खत्म होने लगा था। उसने वहां खड़े अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, बस बहुत हो गया, ये दोनों अब तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थक्के मारकर बाहर निकाल दो इन्हें यहाँ से। नलिनी और पायल दोनों ही ये सुनकर एकदम से पैनिक हो गई थी, मगर उनके कुछ भी कर पाने से पहले ब्लैक सूट पहने दो लोग उनके पास आए और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगे। दोनों ने ही अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब बेकार। नलिनी के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो जोर जोर से उन सबको गालियां देने लगी थी। सिद्धार्थ ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और सोनल की तरफ देखते हुए प्यार से पूछा, यहाँ जो भी फर्नीचर है ये सब तुम्हारे पेरेंट्स ने खरीदा था? सोनल ने एक नजर अपनी चारों तरफ दौड़ाई और फिर नाम ही अपनी गर्दन हिला दी। यहाँ कुछ भी ऐसा है जो तुम्हारे पेरेंट्स का हो? सिद्धार्थ ने पूरे कमरे की तरफ नजर डालते हुए पूछा। नहीं, इनमें से एक भी चीज मेरे पेरेंट्स ने नहीं खरीदी थी, ये सब मेरे अंकल की फैमिली का सामान है। सोनल ने मायूसी से भरते हुए कहा, पिछले 10 सालों में नलिनी ने लगभग हर वो चीज उठाकर घर से बाहर फेंक दी थी जो उसके पेरेंट्स ने खरीदी थी। उसकी जगह उसने अपनी पसंद के डेकोरेटिव पीसेस से पूरा घर भर दिया था। जो कुछ 2-4 चीजें बची थी ना, उनको भी उन लोगों ने सोनल के घर से बाहर निकलते वक्त उसके सामान के साथ ही पैक कर दिया था, जिन्हें अपने साथ लेकर सोनल सिद्धार्थ के घर चली आई थी। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ ने अपने आदमी की तरफ मुड़ते हुए कहा, इस घर में जो भी सामान है सबको उठाकर बाहर फेंक दो, उनकी जगह मुझे यहाँ सब नया सामान चाहिए। नलिनी और पायल को घर से बाहर तक छोड़कर आने के बाद सिद्धार्थ के आदमियों ने दरवाजा बंद कर दिया। नलिनी ने एक बार लोहे से बने उस बड़े से दरवाजे को देखा और अपना सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। हाय, उसने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। पायल बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहते हुए नलिनी और भी गला फाड़कर जोर से रोने लग गई। उसकी आवाज पूरी कॉलोनी में गूंजने लगी थी। अब तो लोग भी अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे खोलकर बाहर झांकने लगे थे। पायल वहीं नलिनी के बगल में परेशान हालत में खड़ी थी। उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे हेल्प मांगे। सरेआम इतने सारे लोगों के सामने सिद्धार्थ ने उसे घर से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था और अब पूरी कॉलोनी के लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अब उसके डैड भी जेल में थे। वो बाहर होते तो पायल को परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। पुलिस ने पक्के सबूतों के साथ कुंदन को गिरफ्तार किया था, इसलिए उसके जल्दी बाहर आने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। नलिनी से किसी भी तरह की हेल्प की उम्मीद पायल को नहीं थी। ना तो अब उसके पास रहने के लिए घर था और ना ही काम। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों ने भी अब एक एक कर उससे किनारा करना शुरू कर दिया था। ना तो अब उसके पास कोई एड थी और ना ही कोई प्रोडक्शन कंपनियों से काम देने को तैयार थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की ऊंचाइयों से उठकर उसे किसी ने सीधे जमीन की गहराइयों में फेंक दिया हो। उसने परेशानी से भरकर नलिनी की तरफ एक नजर डाली, जो अभी पागलों की तरह अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी और सिद्धार्थ और सोनल को गालियां दे रही थी। उसने एक बार गेट से अंदर देखने की भी कोशिश की, शायद कोई उन्हें वापस लेने आ जाए, मगर ऐसा ना होना था और ना हुआ। घर के अंदर लिविंग रूम की खिड़कियों में से कुछ लोग सामान इधर उधर करते नजर आ रहे थे। लिविंग रूम के दरवाजे के पास सोफे पर बैठकर सोनल मुस्कुराते हुए ये सब कुछ देख रही थी। पास में ही सिद्धार्थ बैठकर उससे हंसते हुए कुछ बातें कर रहा था। ये सब देखकर उसे अपने अंदर कुछ चुभता हुआ सा महसूस हो रहा था। मुझे और मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करके खुद वहां बैठकर एंजॉय कर रही हूं ना, बट आई स्वेयर एक दिन मैं इन सबका बदला तुमसे लेकर रहूंगी। जितना तुमने मुझे और मेरी फैमिली को तड़पने पर मजबूर किया है ना सोनल, उससे कहीं ज्यादा अब तुम्हें और सिद्धार्थ को तड़पना होगा। पायल ने गुस्से में सोनल को देखते हुए कहा,
वहां से आने जाने वाले लोग हैरानी से उन दोनों को देखते हुए जा रहे थे, जैसे वहां कोई एंटरटेनमेंट शो चल रहा हो। वहां से निकल जाने के बाद भी लोग पीछे मुड़ मुड़कर उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग तो उन्हें देखकर हंसते हुए उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। पायल से ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ ने उन लोगों को अपना सामान लेने या कपड़े तक चेंज करने का मौका नहीं दिया था। सुबह जाते से ही सिद्धार्थ के लोग उनके सिर पर बंदूक ताने खड़े हो गए थे, जिस वजह से अब तक पायल और नलिनी नाइट गाउन में ही थे। ऐसी हालत में वो सड़क के किनारे खड़ी थी। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन उसके लिए और क्या हो सकती थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए आखिरी बार मेहता निवास की तरफ देखा और नलिनी की तरफ मुड़ती हुई बोली, मॉम अब रोना बंद कीजिए और उठिए यहाँ से। सब लोग हम ही देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं सब हमारा, चलिए यहाँ से। लेकिन नलिनी के ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वैसे भी अब उसके पास खोने के लिए बाकी ही क्या रह गया था। पायल की बात सुनकर वो पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी और तेज आवाज में चिल्लाती हुई बोली, देखने दो सबको, मुझे किसी की परवाह नहीं है। इन लोगों को दूसरों की हालत का मजाक उड़ाने के अलावा काम ही क्या है। मेरा बस चले तो मैं आंखें नोच लूं इन सबकी। वैसे भी अब मेरे पास रहे क्या कर जो मैं किसी की परवाह करूं। ये देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों की नजरें अब उन्हीं के ऊपर ठहर गई थी। उन्हें अब नलिनी मेंटली अनफिट लग रही थी। पायल को अब नलिनी के ऊपर तेज गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ ने जो किया वो क्या काफी नहीं था, जो अब नलिनी भी पब्लिक के लिए उन दोनों का तमाशा बनाने पर तुली हुई थी। अपने गुस्से को दबाते हुए पायल ने नलिनी का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, क्या सच में आपको किसी की परवाह नहीं है? आपको तो फिर भी कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरा क्या होगा ये सोचा है आपने? I'm a celebrity mom। अगर आपकी इस तमाशे का किसी ने भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगी। फिर कौन देगा मुझे बताइए। अभी तो सद्धार्थ की वजह से हम दोनों सिर्फ सड़क पर आए हैं, लेकिन अगर मुझे काम नहीं मिला ना तो जल्दी ही हमारी भीख मांगने की भी नौबत आ जाएगी, समझिए बात को। पायल की बातों का तुरंत असर हुआ। अपने आंसू पोंछते हुए नलिनी तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से सुबकते हुए कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सॉरी बेटा, तो जैसा करेगी मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज मुझसे नाराज मत होना बेटा, मुझसे नाराज मत होना। अब कुंदन के जेल जाने के बाद केवल पायल ही उसका सहारा थी। पायल से अब नलिनी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उसके दिल में जैसे कोई तूफान उमड़ रहा था और वो अंदर ही अंदर अकेली ही उससे लड़ी जा रही थी। मॉम, सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाना होगा, ओके? कहते हुए उसने पार्किंग एरिया में जाकर एक कार को अनलॉक किया और जाकर उसमें बैठ गई। उसके पीछे नलिनी भी आकर उसकी बगल में बैठ गई। अब तक उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अभी वो चुपचाप बस अपने हाथों से उन्हें पोंछती जा रही थी। मगर उसके आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पायल ने टिश्यू बॉक्स नलिनी की तरफ बढ़ा दिया। गाड़ी स्टार्ट कर पायल वहां से निकल गई। थैंकफुली उसने ये गाड़ी अपनी नहीं बल्कि जेनी के नाम से खरीद रखी थी। जेनी पायल की मैनेजर थी और इस वजह से प्रोड्यूसर से पेमेंट लेने और उन्हें मैनेज करने का काम उसी का था। अक्सर टैक्स के पैसे बचाने के लिए वो पेमेंट चेक से न लेकर कैश में लिया करती थी। उस ब्लैक मनी को वो जेनी के अकाउंट में सेव करके रखती थी। उसने बहुत सारा सामान जेनी का कार्ड यूज कर उसके नाम से खरीदा था। आज इस मुसीबत के वक्त में यही पैसा और सामान उसे काम आने वाला था। फिलहाल अगर कुछ वक्त तक उसे कोई काम नहीं भी मिलता ना, तो भी वो और नलिनी बिना किसी की हेल्प के सर्वाइव कर सकते थे। पायल बेटा, नलिनी ने अपने आंसुओं को टिश्यू से साफ करते हुए कहा, तुम्हें नमन को कॉल करके उससे हेल्प मांगनी चाहिए। आखिर वो तुम्हारा होने वाला पति है। अरे ऐसी हालत में वो हमारी मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? नलिनी के मुंह से नमन का नाम सुनकर पायल और भी ज्यादा उदास हो गई थी। उसके एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया था नमन ने। कैसे बताए वो अपनी मॉम को कि अब नमन से भी उसे किसी तरह की कोई हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं थी। मगर ये सब बताकर वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। सो उसने नलिनी को एक स्माइल देते हुए कहा, ओके मॉम, मैं उसे कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। डोंट वरी, वो जरूर हमारी हेल्प करेगा। अपने घर वापस लौटकर सोनल इतनी खुश थी कि उसके कदम एक जगह पर रुके नहीं रहे थे। सिद्धार्थ, मैं अभी आती हूँ, सोफे से उठकर उसने खड़े होते हुए कहा। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। मुझे मेरा घर एक बार फिर से देखना है, मैं बस अभी आई। कहते हुए सोनल सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग गई। उसका बचपना देखकर सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी। सोनल एक एक कर अपने घर के तीनों फ्लोर पर गई। वहां के एक एक कोने में उसकी यादें बसी हुई थी, उसके बचपन की यादें जो उसने अपने माँ बाप के साथ वहां बिताई थी। कितनी खुश थी ना तब वो। एक एक कर उसे वो सब कुछ याद आ रहा था। कब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे उसे पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ के कहे मुताबिक उसके आदमी एक एक कर घर का सारा सामान निकालकर उसे बाहर करते जा रहे थे। धीरे धीरे पूरा घर लगभग खाली हो चुका था। इसके साथ ही सोनल को अपने दिल पर बड़ा बोझ भी हल्का होता हुआ महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ ने तो उसे बस एक छोटा सा गिफ्ट देने की बात कही थी, लेकिन उसने तो उसे उसका सब कुछ दे दिया था। इतना ही नहीं, उसके अंकल की फैमिली के सामान को बाहर फेंकवाने से पहले भी उसने एक बार नहीं सोचा, जबकि ये सारा सामान लाखों का था। सोनल की बहुत सी कड़वी यादें जुड़ी हुई थी इन सारे सामान के साथ, खासकर उन डेकोरेटिव पीसेस और फर्नीचर के साथ जिन्हें यहाँ रखने के लिए नलिनी ने उसके पेरेंट्स के खरीदे हुए सामान को ओल्ड फैशन बताकर बाहर फेंक दिया था। सोनल को बिना बोले उसके लिए कितना कुछ कर जाता था सिद्धार्थ। काफी देर तक पूरे घर में इधर उधर घूमने के बाद वो वापस नीचे आ गई। लेकिन लिविंग रूम के दरवाजे पर आते हुए उसने देखा कि सिद्धार्थ के सामने उसकी नानी कांता खड़ी है। वो काफी घबराई हुई थी। साहिब, मेरे को काम से तो नहीं निकालोगे ना आप साहब? उसने हाथ जोड़ते हुए सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और फिर वापस अपने हाथ में पकड़े मोबाइल की तरफ अपनी नजरें घुमा ली। कब से काम कर रही हो तुम यहाँ? उसने बिना उसकी तरफ देखते हुए ही सवाल किया। मैं जिस दिन कुमुद मेम साहब ये दुनिया छोड़कर गई थी उसी दिन से मेरे को यहाँ काम पर रखा गया था साहिब, सोनल बेबी की देखभाल के वास्ते। इतने साल में मैं ही क्या करती थी सोनल बेबी की साहिब, मेरे को काम से निकालो नहीं साहिब, मैं अभी किधर जाएगी? उसने सिद्धार्थ के सामने लगभग रोते हुए कहा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए अपने फोन को एक साइड पर रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो तुम्हें यहाँ नलिनी मेहता ने काम पर रखा था? कांता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। सिद्धार्थ ने बिना कुछ बोले रोहित को इशारा किया। रोहित तुरंत उन दोनों के पास आ गया। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस खोलकर उसने उनमें से नोटों की 3 बड़ी बड़ी गड्डियां निकाली और उसे कांता के हाथ में रख दिया। मिस्टर कुंदन लाल मेहता ने आपको पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं दी थी। ये आपकी 6 महीने की सैलरी है। आपने इतने दिनों तक यहाँ की इन्फॉर्मेशन देकर जो हमारी हेल्प की है उसके लिए सर ने आपको 2 लाख रुपए भी इनाम के तौर पर दिए हैं। अब आप यहाँ से जा सकती हैं।
रोहित की बात सुनकर कांता के हाथ कांपने लगे थे। उसके हाथों से वो सारे नोट छूटकर जमीन पर गिर गए। रोते हुए वो सिद्धार्थ के पैरों में गिर गई। उसके परिवार के लिए कमाई का इकलौता जरिया ये जॉब ही थी। अगर ये भी उसके हाथ से निकल जाती तो उसकी फैमिली के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। अब इस उम्र में उसके लिए कोई दूसरा काम खोज पाना भी तो मुश्किल था ना। हाँ, इसे साहब मेरे को काम से मत निकालो साहब। अभी इस उम्र में मेरे को कौन काम देगा साहब। आप चाहते हो तो सोनल बेबी से पूछ लो। इतने सालों तक मैंने पूरे दिल से उनका ख्याल रखा। आगे भी मैं अच्छे से काम करेगी साहब। प्लीज मेरे को नौकरी से मत निकालो। उसने सिद्धार्थ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। सोनल अब भी दरवाजे के पास खड़ी होकर चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसे कांता के लिए अफसोस हो रहा था। जब पायल और नलिनी ने उसे यहाँ से बाहर निकाला था ना, तब वही थी जिसने यहाँ से जाने से पहले उसका सारा जरूरी सामान उसे लाकर दे दिया था। वरना नलिनी और पायल तो शायद उसे वो भी यहाँ से लेकर नहीं जाने देते। और फिर इतने सालों तक कांता ने ही तो उसकी देखभाल की थी और उसका खूब ख्याल भी रखती आई थी। इसलिए सोनल के दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। उसने तय कर लिया था कि वो सिद्धार्थ को उसे काम से निकालने नहीं देगी। मन ही डिसाइड कर वो कमरे के अंदर जाने ही वाली थी कि उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी और वो अपनी जगह पर ही रुक गई। देखो, मुझे नहीं पता तुम कितने अच्छे से काम करती हो या सबका कितना ख्याल रखती हो। तुम्हें इस घर की सारी इंफॉर्मेशन बाहर करने के लिए मैंने पैसे दिए थे और तुमने ऐसा किया भी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि तुम इस घर के लोगों के लिए वफादार नहीं थी। अब सोनल इस घर की नई मालकिन है। जब भी उसका मन होगा वो यहाँ आकर रहेगी। ऐसे में तुम्हारे जैसे किसी स्टाफ के ऊपर कैसे भरोसा कर सकता हूँ जो पैसे के लिए अपने मालिक को धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सॉरी, पर तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। सिद्धार्थ की बातों में पॉइंट था। भले ही कांता ने ये सब सोनल के लिए किया हो, लेकिन सिद्धार्थ से इस काम के पैसे लेकर उसने गलती तो की ही थी। इसलिए सोनल ने उसके सपोर्ट में कुछ भी बोलने का अपना फैसला बदल दिया। कांता ने 1-2 बार और कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ पर कोई असर नहीं हुआ। आखिर में वो रोती हुई सारे पैसे उठाकर चुपचाप वहां से चली गई।